हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एनटीए नीट टेस्ट 60 के सॉल्यूशंस पर। गाइज, मेरा पर्पस सिर्फ आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी देना है, जिससे कि आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी आए तो उन्हें आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएं। तो गाइज, इसीलिए मुझे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा है। वो आप जब अंदर देखेंगे क्वेश्चंस को तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर डायरेक्टली केवल क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते तो ये जो टेस्ट पेपर है इसका ड्यूरेशन 45 टू 50 मिनट सफिशिएंट था। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए मुझे टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगा है, लेकिन वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया है कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली हैं, कितने नहीं हैं, पेपर का लेवल क्या है। वो जब एक बार आप सारा देख लेंगे तो लास्ट में आपको इजीली वो चीज समझ में भी आ जाएगी। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो गाइज हम क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए, सिट्रिक एसिड है जिसका फॉर्मूला है C6H8O7। राइट, इसका जो सोर्स है वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, राइट, लाइक लेमन, कीवी, ऑरेंज एसेट्रा। तो ये आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। राइट, इसके अंदर 3 कार्बन और तीनों पे एक COH ग्रुप जुड़ा रहता है, और साथ में जो सेंटर वाला कार्बन होता है उस पर एक OH ग्रुप भी होता है। राइट, तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड हो गया। फाइन। नाउ अब हमें जब भी न्यूट्रलाइजेशन का केस हो कि इतना सिट्रिक एसिड है, इतना ml है, वो इतने ml XYZ ml जो भी है और उतने NaOH सोल्यूशन से न्यूट्रलाइज हो रहा है, जब भी न्यूट्रलाइजेशन का केस हो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। राइट, N1 M1V1 N2 M2V2। करेक्ट, एक एसिड के लिए एक बेस के लिए N क्या होती है? N नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस और OH आयंस। राइट, तो हम इसे एसिड के लिए देखें तो सीधा 3 आ जाएगा, जैसा मैंने अभी ऊपर बताया। मोलैरिटी हमें कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम इसका 10 ml दिया हुआ है। NaOH कैन रिलीज 1 OH आयन, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0.312 मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, बस हमें सिंपली M1 कैलकुलेट करना है। हमने यहाँ वैल्यूज डाल दी। राइट, 3 से इसको कैंसिल कर दिया तो 0.104। राइट, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5, 3.5 इंटू 0.1 लगभग 3.5 इंटू 0.1, तो 0.35 से बड़ा आंसर होना चाहिए, और 0.35 से बड़ा आंसर 0.37। ओके, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप व्हेन ग्राफ डज नॉट। ये चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कई सारी मिस्टेक्स होती है इससे। राइट, गिव अ स्ट्रेट लाइन फॉर हीलियम गैस। हीलियम गैस एक आइडियल गैस है। राइट, एक चीज का ध्यान रखिए, हीलियम गैस H2 से हमेशा हैवियर होता है। राइट, क्योंकि हीलियम का जो मास होता है वो 4 होता है, और H2 का मास निकालेंगे तो 2 ही आएगा। तो ये लोग गलती कर देते हैं कि हीलियम को हल्का बता देते हैं, जबकि हीलियम इज हैवियर देन हाइड्रोजन। ये ध्यान रखिए। राइट, बलून्स में हम इसी को फिल करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के साथ एक्सप्लोजन का प्रॉब्लम है। राइट, वो काफी विग्रसली बर्न होता है, दैट्स वाई हम हीलियम को सेफर साइड पे रखते हुए बलून के अंदर यूज करते हैं। राइट, तो ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर हीलियम भरी हुई है जो कि बलून फिलिंग के काम में आता है। फाइन। नाउ अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हीलियम गैस एक आइडियल गैस की जगह कंसीडर कर लें तो कौन सी बात सही नहीं है। राइट, एक काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर पे है, एक प्रेशर और वॉल्यूम पे है, और एक वॉल्यूम और 1/T पर है। राइट ना, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, राइट, दैट इज 3/2 kT। राइट, K जो होता है वो R/Na। राइट, K इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। फाइन, इसको देखा जाए तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। Y mx, राइट, प्लस C। तो यहाँ तो ये तो mx के बराबर हो गया। राइट, ये m हो गया। राइट, ये x हो गया। फाइन, और स्लोप तो इस जगह है ही नहीं, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो लाइन आएगी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। इज इट ओके? नाउ PV इक्वल्स टू nRT हम जानते हैं। सेकंड केस में P और V, T और N को कांस्टेंट रखा है, जब T, N और R ये तीनों ही कांस्टेंट हो जाएंगे। राइट, तो P इक्वल्स टू K/V हो जाएगा। राइट, अब अगर हमें प्लॉट करना हो प्रेशर और 1/V में तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखिए, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो यहाँ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी आपको। ओके, लेकिन जब प्रेशर और वॉल्यूम में अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, ओके, तो ये इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, और इन दोनों का जो मल्टीपल है वो कांस्टेंट है, और जब दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट होता है तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। इज इट ओके? तो यहाँ पे ग्राफ आपको इस टाइप का मिल जाएगा। राइट, सिमिलरली ऐसा ही सेकंड केस में भी है, वॉल्यूम और P और N को कांस्टेंट रखा है। राइट, तो आप यहाँ देखिए किस किस को कांस्टेंट रखा है, P और N को कांस्टेंट रखा है। राइट, तो V इक्वल्स टू nRT/P, और P को भी कांस्टेंट रखा है, N को भी कांस्टेंट रखा है, और R भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों कांस्टेंट है, तो तीनों की जगह हमने K लगा दिया और T रख दिया। राइट, अभी इस वक्त देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं। Y ये mx हो गया प्लस C जो कि कुछ भी नहीं है ऊपर। राइट, तो ये स्ट्रेट लाइन फॉलो हो रही है। राइट, तो स्ट्रेट लाइन फॉलो होगी V और T के ग्राफ में, लेकिन हमें यहाँ बोला है V एंड 1/T, तो मैं अगर इसको लिखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ K अपॉन 1/T। राइट, तो अब आपको V और 1/T के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, और V और 1/T के बीच में अगर जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वही कंडीशन जनरेट हो रही है जो यहाँ हो रही थी, तो यहाँ पे भी आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल जाएगा। राइट, तो कहने का मतलब ये पूछ रहे हैं किस केस में आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। राइट, तो हमें PV के ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, और V
वर्सेस 1/t में भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों में हमें रेक्टेंगल हाइपरबोला मिलेंगे, राइट। और इस केस में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉलो हो रही है, तो यहां हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, देखिए, an aqueous solution contains 5% by mass of urea and 10% by mass of glucose. Care for the water is this. The freezing point of the solution. पहले तो हम देखिए इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जब भी कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे चला जाता है, राइट। नीचे चला जाने का मतलब मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड हो सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 8 डिग्री, इससे ज्यादा का मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता, राइट ना। जो चेंज होता है वो इतने डिग्री का ही होता है। फ्रीजिंग पॉइंट नीचे जाता है, बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकता। तो अगर हम एक आइडिया लें तो ये कह रहे हैं -3.303 केल्विन, तो माइनस में केल्विन, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, राइट। दूसरा 3.303 केल्विन, एक ये ऑप्शन आपके पास है, राइट। अब 3.303 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो अगर इसे आप डिग्रीज में निकालेंगे, राइट, तो ये तो वैल्यूज बहुत नीचे आ जाएगी। तो इतना नीचे तो कभी जाता ही नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि डिफरेंस जो होता है वो 8-10 डिग्री से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, या नहीं होता भी नहीं है, राइट। अगर हम बात करें -3.303 डिग्री, ये बात बिल्कुल सही लग रही है कि डिग्री इसके अंदर नीचे गया है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन 0 से नीचे गया है। कितना नीचे गया है? लगभग 3.03 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, राइट। अब बात करते हैं 3.03 डिग्री, तो डिग्रीज में तो जब 0 से नीचे जाएगा तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है। केल्विन नेगेटिव में आ रहा है, ये भी कैंसिल हो जाता है। अब बच गए ये दो ऑप्शन। 3.03 केल्विन, आप खुद समझ जाइए, काफी नीचे। 0 केल्विन तो लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, राइट ना। गैस का वॉल्यूम 0 मान लिया जाता है, तो इतना नीचे, इतना मैग्नीट्यूड में तो आएगा ही नहीं। मतलब लगभग 270 केल्विन नीचे चला जाए, राइट ना, तो इतना तो पॉसिबल ही नहीं है। इज इट ओके? मतलब 0 डिग्री से अगर हम देखा जाए तो 273 डिग्री नीचे चला जाए, ये कहना चाह रहे हैं, राइट ना। 270 डिग्री नीचे चला जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देखा जाए तो 0 से अगर नीचे गया है तो ये सही गया है, तो -3.03 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर सेट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो तो हम क्या करेंगे, राइट। देखिए, मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लेंगे 5/60, मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे 10/180, ओके। तो टोटल मोल्स जो आएंगे उसे अगर हम सॉल्व कर ले तो 25/180, राइट। इससे अब हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं सोल्यूशन की, तो मोल्स तो ये रहे 25/180, राइट। तो 10 और 5 ये तो सॉल्यूट हो गया, तो बचा कितना सॉल्वेंट? 85, राइट। और उसे हम ग्राम्स में है, इज इट ओके, तो उसे हम केजी में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मोलैरिटी हमारे पास यहाँ आ जाएगी। केएफ हमें दिया हुआ है आई, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है यूरिया और ग्लूकोज, तो आई का वैल्यू इनके लिए 1 ही चलेगा, तो 1, 1.86, और ये जो वैल्यू थी ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। जब मैं इसको रख के सॉल्व करता हूँ तो ये डेल्टा टी एफ के इक्विवेलेंट ही होता है। जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो तो 0 डिग्री होगा और हमें सोल्यूशन का निकालना है, राइट। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो 3.03 चेंज, तो टीएफ की वैल्यू जब आप निकालोगे तो -3.03 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से हमने तो पहले ही ट्रिक से ही आंसर निकाल लिया कि यही हो सकता है, बाकी हो नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमें प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर 2 सॉल्यूट का केस नहीं है, यहाँ पे 2 सॉल्यूट मिला है। तो जब 2 सॉल्यूट दे दी जाते हैं तो दोनों की मोल्स निकालकर टोटल कर लीजिए, और उन मोल्स के साथ जो बचा हुआ सॉल्वेंट का जो मास है उसके साथ मोलैलिटी निकाल ली जाती है, और फिर उसको सिंपल सेम फॉर्मूलाज में यूज कर लिया जाता है। ओके ना, फोर्थ क्वेश्चन यदि हम देखें तो इसके अंदर हमसे पूछा है कि ये जो 2 केसेस आपको दिए गए हैं इनमें कौन सा आइसोमेरिज्म का या हम ये कह सकते हैं कौन से आइसोमर्स हैं ये दोनों, या कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रहा है इन दोनों के बीच में, राइट। ये बहुत फेमस भी है। NO2, देखिए, एक बार मेटल के जस्ट सामने N लिखा है तो लिंकेज N के थ्रू है, और एक बार मेटल के जस्ट आगे O लिखा है तो लिंकेज O के थ्रू है। यानी लिंक्स बदल रहे हैं, एक बार N के थ्रू है और एक बार O के थ्रू है। दैट्स व्हाई इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमर। ओके ना, इस केस में यदि हम देखें तो मैं वो मार्क कर देता हूं आंसर, राइट। तो यहां पे आंसर हो जाएगा -3.03 डिग्री सेल्सियस, राइट। सेकंड के अंदर अगर हम मार्क करें तो ए ऑप्शन ना। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? ये लिंकेज आइसोमर हो गया, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी है, तो वहां पे हमने ऐसे केसेस देखे भी हैं। एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं? एम्बाइडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनमें 2 डोनर साइट्स हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही काम करे, राइट। अब एक टाइम पे एक ही क्यों काम करे, दोनों क्यों नहीं काम करते? डाइडेंटेड लिगेंड्स भी तो होते हैं जिसमें दोनों काम कर जाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक टाइम पे एक इसलिए काम करता है क्योंकि एक टाइम पे अगर आप दोनों को काम करवाएंगे तो देखिए रिंग स्ट्रेन आ जाएगा। 3 मेंबर की रिंग बन रही है और इसमें काफी रिंग स्ट्रेन होता है, इसके बॉन्ड्स में काफी स्ट्रेन होता है और ये रिंग कभी बन ही नहीं पाती। इसीलिए डोनर एटम्स काफी पास हैं दोनों, राइट। ये दोनों हैं, तो दोनों को साइमल्टेनियसली अगर आप डोनर बनाएंगे तो रिंग स्ट्रेन की वजह से साइमल्टेनियसली डोनेशन हो ही नहीं सकता लोन पेयर का, इसलिए एक टाइम पे एक का होता है। लेकिन अगर कोई बड़े लिगेंड्स हैं जैसे कि इथेन 1,2-डायमीन या ऑक्सीलेटो जो लिगेंड है, अगर हम बात करें जैसे कि NH2 इथेन 1,2-डायमीन की बात कर रहे हैं, राइट। अब जब ये मेटल को डोनेट करेंगे तो एक इधर से और एक इधर से,
अगर अब आप यहाँ रिंग देखें तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर की रिंग है, राइट? तो ये रिंग स्टेबल होती है, इसमें स्ट्रेन बहुत कम होता है। दैट्स वाई यहाँ पे साइमल्टेनियसली दोनों डोनर बन जाते हैं, जबकि यहाँ पे डोनर नहीं बनते। ओके, नेक्स्ट। फिफ्थ, देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर बात हो रही है, राइट? स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वैल्यू दे रखी है 1 मोल के लिए होती है, राइट? तो कहा जा रहा है हीट रिलीज्ड व्हेन 0.6 मोल्स ऑफ HCl इज एडेड टू 0.25 मोल्स ऑफ NaOH, राइट? इतने मोल्स इसके और इतने मोल्स NaOH को दोनों को आपस में मिलाया, राइट? दोनों 1:1 रेशो में रिएक्ट करते हैं। तो देखने से आपको नजर आ गया कि ये लिमिटिंग रेजेंट है, करेक्ट? तो 0.25 मोल्स ही रिएक्शन होगी, इसकी भी 0.5 से रिएक्शन होगी, करेक्ट? तो 1 मोल के लिए अगर 13.7 किलो कैलोरीज रिलीज होती है न्यूट्रलाइजेशन की, तो 0.25 के लिए कितनी होगी? तो 0.5 से इसे मल्टीप्लाई करके 3.425 किलो कैलोरीज। सिंपल, 1 मोल के लिए दे रखी है और जो लिमिटिंग रेजेंट है उसके मोल से हमने इसको रिलेट कर लिया। ओके, तो आंसर इज 3.425 ए। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं, वो देखिए, जो हमारे पेट में HCl होता है उसका पीएच होता है 1.5 से 3.5, जो कि फ्लक्चुएट करता है हमारे खाने और पीने से, राइट? लेकिन ये जो पीएच है, आप नोटिस कीजिए, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है हमारे पेट में। इसीलिए अगर जो स्टमक है वहां पे जो हम कहते हैं अल्सर्स, राइट, हो जाते हैं कभी कभी, तो वो जो स्टमक की जो सैक होती है उसी में छेद हो जाने की वजह से जब ये एसिड कांटेक्ट में आ जाता है तो इसलिए वहां पे अल्सर्स हो जाते हैं, क्योंकि जो एसिड है इसकी पीएच काफी लो है। इसका मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि हमारे स्टमक में होता है। ओके, और NaOH का एक फेमस नेम है कास्टिक सोडा, जिस नाम से कमर्शियली ये काफी बिकता है, वो आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में यदि हम देखें तो हमसे कहा जा रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज 1/3 ऑफ द मोलर कंडक्टेंस, राइट? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है वो मोलर कंडक्टेंस का 1/3 है। इससे सीधा आपको क्लू मिल जाता है कि जो भी सब्सटेंस है उस पर 3+ का चार्ज है, राइट? क्योंकि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है वो मोलर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय वैलेंसी भी होती है। इज इट ओके? तो ये 1/3 कह रहे हैं, तो ये जो 3 है ये वैलेंसी होगी, तो हमने 3+ वैलेंसी मान लिया। अब 3+ 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके 1 मोल मेटल बना लेता है, राइट? तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3 मोल्स ऑफ द सब्सटेंस चाहिए, तो 1 मोल के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, करेक्ट? तो 3 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? 9 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे, राइट? अब 9 मोल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका चार्ज होता है 9 फेराडे, और 9 फेराडे को अगर आप कूलम्ब्स में चेंज करें तो 9 × 96500 कूलम्ब्स, करेक्ट? और Q × I × T में Q आपके पास आ चुका है। I जो करंट है वो इन्होंने हमें दिया है 9 एम्पियर, तो हम T निकाल सकते हैं, तो बस अपॉन कर दीजिए, 9 से 9 कैंसिल, ये आपके पास आ गया, राइट? लेकिन आंसर मिनट्स में दिया है और हमेशा यहाँ से आंसर सेकंड्स में आता है, राइट? तो 96500 जो सेकंड्स हैं उसे मिनट में चेंज करने के 1 मिनट बाय 60 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 1608 मिनट्स। ओके, सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। एज लेंथ ऑफ अ क्यूब इज 300 पिकोमीटर, इट्स बॉडी डायगोनल वुड बी। देखिए, जब भी बॉडी डायगोनल के ऊपर बात होती है तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, √3a = 4r, करेक्ट? और √3a = 4r बॉडी डायगोनल के लिए, फेस डायगोनल के लिए √2a = 4r होता है। ओके, तो √3 1.732, a की वैल्यू हमें दे रखी है, और जो 4r होता है यही बॉडी डायगोनल होता है। मैं भी आपको और समझा दूंगा, राइट? तो पहले तो आप वैल्यूज देख लीजिए, तो 300 1.7, तो 1.5 गुण 300 का 1.5 टाइम से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आना चाहिए, तो 1.5 450 होता है, उससे थोड़ा सा आंसर आप और आगे बढ़ाइए, तो 450 से आप आंसर और बढ़ाएंगे तो आंसर आपको मिलेगा 519.6 पिकोमीटर्स। इज इट ओके? तो आंसर इज दिस ना। ऊपर भी देख लेते हैं, ऊपर आंसर आ रहा है 1608, ओके, और इससे ऊपर हमने लगा दिया। नाउ नेक्स्ट, अब इसको अगर हम समझें तो देखिए, ये बॉडी डायगोनल है, ये पॉइंट, ओके, यहाँ देखिए, यहाँ, राइट? ये और ये, यहाँ से जब हम लाइन खींचेंगे तो बॉडी डायगोनल है। आप इस पे देखिए, एक ये रेडियस काम कर रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 2 रेडियस हो गई, एक ये और एक ये, और ये चौथी रेडियस होगी, तो यानी कि ये 4r के बराबर हो गया। ऐसे ओके, यही बॉडी डायगोनल है, तो हमने वही 4r माना है, राइट? अब अगर मैं ये ट्राइंगल की बात करूँ, आप इसको नोटिस कीजिए, तो ये a है, राइट? ये √2a हो जाएगा, जब इससे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3a ही आएगा। इज इट ओके? राइट? तो यहाँ देख लें, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इसकी, करेक्ट, तो ये a हो गया, ये √2a हो गया, तो जब हम दोनों को मिलाकर सॉल्व करेंगे पाइथागोरस सिस्टम से, थ्योरम से, राइट, तो ये √3 हो जाएगा, तो √3a इज 4r के बराबर है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है द प्रिंसिपल बफर प्रेजेंट इन द ब्लड इज। ये बिल्कुल डायरेक्टली जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एनसीईआरटी से है। ये डायरेक्ट हमें ध्यान रखना होता है कि जो हमारे ब्लड में जो नेचुरल बफर सिस्टम होता है, जो कि हमारे ब्लड की पीएच को चेंज को रोकता है, अगर हमारे ब्लड की जो पीएच है, राइट, ये जो बफर सोल्यूशन होता है ये उसको मेंटेन करता है 7.35 से 7.45 के बीच में, करेक्ट? अगर फ्लक्चुएट करी और इनसे काफी दूर चली गई, मतलब कि पीएच हायर देन 7.8 और लोअर देन 6.8, तो इससे डेथ हो सकती है, करेक्ट? तो अगर इंसानों में पीएच मेंटेन रहनी चाहिए पर्टिकुलर रेंज में, अगर उससे बाहर जाती है
तो डेथ भी हो सकती है। ओके, तो वो जो नेचुरल पीएच जो मेंटेन होती है, या जो ब्लड की जो पीएच मेंटेन करता है, वो ब्लड में प्रेजेंट बफर सोल्यूशन होता है, राइट। और बफर सोल्यूशन किसका होता है? बफर सोल्यूशन होता है वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या जिसे आप कॉन्जुगेट बेस भी बोल सकते हैं, राइट। तो वीक एसिड इज H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो HCO3 माइनस होता है। तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम बफर सोल्यूशन पढ़ा होगा, उसमें से ये कॉम्बिनेशन है बफर सोल्यूशन की। ये एक एसिडिक बफर है, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये वीक एसिड हो गया और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये इसका सॉल्ट हो जाता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन आपको ढूंढ लेना है। ये कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है H2CO3/HCO3 माइनस, तो यही आपका आंसर हुआ। क्योंकि ब्लड में ये डायरेक्टली याद रखना होता है आपको कि ब्लड में ये जो कॉम्बिनेशन है, ये बफर है जो कि ब्लड की पीएच के चेंज को रोकता है। नेक्स्ट, नाइन्थ क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर पूछा है, या हमसे तो डायरेक्ट यही पूछ लिया कि विच सब्स्टिट्यूशन इज डिफिकल्ट, कौन सा सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक, देखिए जब से इलेक्ट्रोफिलिक कहा जाता है तो मतलब E+ अटैक करेगा, और E+ तब अटैक अच्छे से करता है जब रिंग पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा जिसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, राइट, उस पर अटैक सबसे तेज होगा, और जिसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी रिंग पे, उस पर अटैक सबसे धीरे होगा, राइट। तो अगर देखा जाए तो वन साइडेड आंसर है। COH भी विड्रॉइंग नेचर रखता है और NO2 भी विड्रॉइंग नेचर रखता है, दोनों ही विड्रॉइंग नेचर रखते हैं, और NO2 का विड्रॉइंग नेचर तो बहुत बहुत ज्यादा होता है, करेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखे भी हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोनों ही जब विड्रॉ करेंगे तो रिंग पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी काफी कम होगी, करेक्ट। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे डिफिकल्ट यही होने जा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। वैसे देखा जाए तो हमारा आंसर NO2 वाला जो केस था वो हमारा आंसर हो चुका है, राइट। लेकिन बाकियों को भी समझ लेते हैं, ये आपके लिए काम में आएगा ऑर्गेनिक में आगे भी, राइट। आप ध्यान रख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं NH2 and OH, राइट। ये एक्टिवेट करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि NH2 नो डाउट -I इफेक्ट है, लेकिन लोन पेयर डोनेट करके +R भी शो करता है और रिंग पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक ईजी होता है। तो NH2 का सबसे स्ट्रॉन्ग हमने माना है, इसीलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केस में बढ़ेगा और सबसे तेज अटैक इसमें होगा। उससे अगर हम चले तो मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में ईथर आ जाता है, राइट। तो इस ईथर को हमने उसके बाद ले लिया, राइट। अमाइड्स होते तो अमाइड्स को भी यहीं रख लेते हैं। उसके बाद आते हैं वीकली एक्टिवेटिंग में बेंजीन और CH3 आते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। और अब ये तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, NO2 और Cl, और NO2 और Cl में NO2 ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, इसलिए हमने इसको सबसे पीछे रख दिया। ये भी डीएक्टिवेटिंग है लेकिन इतना नहीं है, इसलिए इससे आगे ये तो मॉडरेट एक्टिवेटिंग है और ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, इसलिए हमें ये ऑर्डर मिलता है। ओके, 10th, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज। हमने कुछ स्पीशीज दी हुई है, राइट। और पूछा जा रहा है किसमें केवल सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखिए इस चीज को समझते हैं, यहाँ देखें। इस केस में देखें तो O2 - की MOT हम जानते ही हैं, करेक्ट। O2 - की अगर MOT हमें निकालनी हो तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि जब हम इसकी MOT ड्रॉ करते हैं तो जो p ऑर्बिटल होती है, जब हम केवल उसकी बात करें तो p ऑर्बिटल में इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में 6 और बॉन्डिंग p में, और जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है उसमें होते हैं 2। मैं एक रफ में आपको शो करता हूं, आप देखिएगा इस तरीके से। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ओके, तो अगर हम यहां पे बात करें ऑक्सीजन के लिए, फाइन, यूं देख लीजिए, और यहां पे, राइट। तो ऑक्सीजन के अंदर जब हम फिलिंग करते हैं, राइट, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहां पे। और अगर देखा जाए, मैं ढंग से ड्रॉ करता हूं वापस, आप देखिए। अगर हम बात करें पीक इस तरीके से, यहां देखिए, राइट। तो इस तरीके का आपने ऑक्सीजन में देखा होगा, राइट। मैंने हायर सेक्शन वाला लिखा है जो p ऑर्बिटल वाला होता है, राइट। अब इस केस में यदि हम बात करें तो नॉर्मल, जब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन में इस तरीके से आपने देखता है नॉर्मल ऑक्सीजन का। हमें O2 - की बात कर रहे हैं तो O2 - में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और भर जाएंगे, राइट। अब बॉन्डिंग में कितने हैं 6 और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 4, तो 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको कितने मिल जाते हैं 1। और जब 1 होता है मतलब सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो मतलब सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड आ गया है, करेक्ट है। तो इस हिसाब से अपना आंसर तो कनेक्ट हो जाता है कि जो हमारा आंसर है वो ये होने वाला है, राइट। लेकिन बाकियों को भी कंपेयर कर लेते हैं। O2+ की बात करते हैं। जब आप O2+ की बात करेंगे तो O2 की अगर हम बात करें और प्लस है तो मतलब एक कम कर देना है, राइट। तो अगर यहां से अगर हम देखें तो यहाँ पे ना तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, ये भी नहीं होगा, राइट। ये तो नॉर्मल ऑक्सीजन का हो गया, करेक्ट। और प्लस का मतलब एक और आप कम कर दीजिए, तो बॉन्डिंग में कितने हैं 6 और एंटी बॉन्डिंग में कितना है 1, तो 6 - 1 बाय 2 क्या आ जाएगा 2.5। जब 2.5 आ गया है तो एक से ज्यादा बॉन्ड आ गया तो 5 बॉन्ड कैरेक्टर तो आ ही जाएगा,
तो ये भी एक ऑप्शन हो गया। अब बात करते हैं CO प्लस की। देखिए CO प्लस के अंदर हेटेरो एटम्स हो गए, मतलब दो डिफरेंट एटम्स हो गए, और जब दो डिफरेंट एटम्स हो जाते हैं, राइट, तो उसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो फ्लक्चुएट करते हैं। इज इट ओके? वैसे नहीं होते कि सेम सेम लेवल पे हो, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो फ्लक्चुएशन आ जाता है उनमें। हम ये कह सकते हैं जैसे कि इसका 2s का एनर्जी हाई है जबकि ऑक्सीजन के लिए 2s का एनर्जी कम है, क्योंकि NC ज्यादा हो जाता है, राइट। तो ये अप एंड डाउन आ जाते हैं, असिमेट्रिकल हो जाता है सिस्टम, इसीलिए बीच में जो ऑर्बिटल्स बनती हैं वो भी अप एंड डाउन हो जाती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उनमें भी एनर्जी लेवल जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो CO के केस की जो एमो डायग्राम है वो मैंने आपके सामने बना दिया है, राइट। तो CO केस के एमो डायग्राम से अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें, राइट, तो आप देखिए जरा बॉन्ड ऑर्डर क्या आने वाला है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आने वाला है, देखिए ये बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, और ये भी बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने लिख दिए 8। अब एंटी बॉन्डिंग में बात करें, देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, और ये भी नीचे की तरफ है, राइट। तो ये बॉन्डिंग हो गया, और ये ऊपर की तरफ है, ये एंटी बॉन्डिंग हो गया। तो 8 -1/2 किया हमने, तो 8 -2 करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्लस है, करेक्ट। तो प्लस का मतलब यहाँ से हमने एक कम कर दिया है, तो 8 -1/2 इज 3.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 है। ये आप ध्यान रखिए, आगे के लिए काम में आ सकता है। यहाँ तो क्वेश्चन वैसे ही डायरेक्टली हो गया, क्योंकि CO है, तो आपको अच्छे से पता है CO के बीच में सिंगल बॉन्ड तो कभी होता ही नहीं है, CO के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आपने देखा है, केवल CO की भी अगर हम बात करें तो, राइट। तो ये बात तो तय है कि इसमें तो सिग्मा और पाई दोनों है, इसमें भी सिग्मा और पाई दोनों है, MOT से पता पड़ जाता है, राइट। इसके अंदर यदि हम देखें तो हमें नजर आता है कि केवल बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, और अगर हम पेरोक्साइड को बनाए भी तो आपने देखा भी होगा पेरोक्साइड ऐसे ही लिखा जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर आप देखें तो ऐसे लिखा जाता है, राइट। तो यहाँ पे देखें तो यही O2 माइनस है, राइट। यहाँ से अगर एक H+ हटा दिया जाए तो इस पे एक माइनस आ जाएगा, यहाँ से H+ हटा दिया जाए तो इस पे एक माइनस आ जाएगा, तो बीच में एक सिग्मा बॉन्ड ही तो है। तो आंसर तो देखने से डायरेक्ट ही आ गया, पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ जिससे कि आगे कभी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए तो आप कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नाउ क्वेश्चन 11, या देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी करेक्ट नहीं है, इस चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये दे रखी है वैल्यू, राइट। अगर हम बात करें तो अप टू डाउन जाने पर ये वैल्यूज जो होती हैं ये कम होती चली जाती हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, राइट। तो ये कम होती जाती है, और यहाँ पे भी रेगुलरली कम होती जा रही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बात करते हैं डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज रेगुलरली फ्रॉम बोरॉन टू थेलियम, राइट। तो बोरॉन टू थेलियम यदि हम बात करें तो ये हमने यहाँ बनाया, ग्रुप नंबर 13 में एक्सेप्शन होता है, करेक्ट। बहुत फेमस एक्सेप्शन है, शायद आपको ध्यान भी होगा, नहीं है तो आप यहाँ पे सुन लीजिए। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, एक्सपेक्टेशन ये थी कि रेगुलरली आयनाइजेशन एंथैल्पी अप टू डाउन जाने पर ग्रुप में कम होती जाती है। तो बोरॉन से कम एल्यूमिनियम होनी चाहिए थी, एल्यूमिनियम से कम गैलियम, लेकिन ज्यादा हो जाती है। फिर इंडियम कम होना चाहिए था, कमी है, लेकिन थेलियम और कम होना चाहिए था, लेकिन थेलियम और ज्यादा हो जाता है। आंसर क्या हो सकता है? आंसर बिल्कुल आसान है। गैलियम के केस में आप देखिए 4th पीरियड है, 4th पीरियड के अंदर पहली बार 3D इंट्रोड्यूस हो चुका है आगे, करेक्ट, क्योंकि P ब्लॉक पीछे है और P ब्लॉक से पहले D आ चुका होता है, और D फुलफिल्ड आता है। और जब D फुलफिल्ड आता है तो प्रेजेंस ऑफ फुलफिल्ड 3D सब्सटेंस, और D की जो शील्डिंग होती है वो काफी पुअर होती है। तो गैलियम के केस में पहली बार फुलफिल्ड D आया है, राइट। यहाँ पे भी D नहीं था, यहाँ पे भी D था, इसीलिए D के आने की वजह से ENC बढ़ा, और D की शील्डिंग बहुत पुअर थी, इसीलिए न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड बढ़ जाता है, और उस वजह से उसको निकालना इसके मुकाबले थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा लगती है। जब आप इंडियम पे आएंगे तो कुछ नया नहीं हुआ है, यहाँ पे भी D इंट्रोड्यूस हुआ था 3D, यहाँ पे 4D इंट्रोड्यूस होता है, और नया कुछ नहीं हुआ है। जब नया कुछ नहीं होता तो नॉर्मल ट्रेंड काम करता है, इसीलिए वापस कम हो गई। करते हैं थेलियम पे, तो शायद आप समझ होंगे 6 पीरियड है, 6 पीरियड में पहली बार 4F इंट्रोड्यूस हो जाता है, और जब 4F इंट्रोड्यूस होता है तो एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उससे, और न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन्स आते हैं, तो ENC काफी बढ़ता है, और F की शील्डिंग तो और पुअर होती है। तो इस केस में न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा होल्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होता है। तो आप नोटिस कीजिए 589, आप नोटिस करें तो ये इससे भी आगे हो गया है, राइट। तो मतलब अगर देखा जाए तो सबसे कम एनर्जी अगर देखी जाए, राइट, तो ऑर्डर अगर हम सेट करें तो हमें लगता है कि बोरॉन की तो सबसे ज्यादा, उससे कम एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, एल्यूमिनियम की हुई है, लेकिन गैलियम की वापस ज्यादा हो गई। फिर आप जब यहाँ आए तो वापस वैल्यू कम हो गई, और इस केस में आए तो वापस वैल्यू बढ़ गई। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, तो वो आपको ध्यान रखनी है बोरॉन की होती है। और पूछ लिया जाए कि सबसे कम वैल्यू किसकी होती है, तो सबसे कम वैल्यू इंडियम की होती है 558। इज इट ओके? तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन फैमिली CO इज न्यूट्रल, GO इज एसिडिक एंड SNO इज एम्फोटेरिक। ये बात बिल्कुल सही है, फैक्ट है ये, राइट।
तो सबसे पहले तो आंसर मार्क कर देते हैं कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये गलत लिखी हुई है, राइट। अब ये कह रहे हैं कि CO इज न्यूट्रल एंड G इज एसिडिक, नेचुरल इज एम्फोटेरिक। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप हमेशा ध्यान भी रखें। CO न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO के साथ साथ आप ध्यान रख सकते हैं, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमारे पास हैं, एक NO होता है, एक N2O होता है और एक CO होता है। ये 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं केवल, राइट। तो CO तो न्यूट्रल हो गया। जो SI होता है वो तो बहुत हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं करते। और अगर अब हम यहाँ बात करें तो GeO, राइट, इसमें एसिडिक नेचर होता है और जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं एम्फोटेरिक नेचर, और अगर नीचे पॉसिबिलिटी होती तो फिर जाकर नेचर बेसिक हो जाता। सेम जो ट्रेंड अभी यहाँ लिखा है वही डाइऑक्साइड्स का भी ट्रेंड होता है। जैसे कि अगर मैं लिख देता CO2, राइट, तो वो न्यूट्रल नहीं होता, तो यहीं से हम एसिडिक शुरू हो जाते। तो CO2 एसिडिक होता, SiO2 भी एसिडिक होता, इज इट ओके? GeO2 भी एसिडिक होता, जैसे कि यहाँ है वैसे के वैसे ही होते हैं, राइट। और फिर जब SnO2 होता और PbO2 होता तो वो एम्फोटेरिक होते। तो जो मोनोऑक्साइड्स के ट्रेंड्स हैं वही डाइऑक्साइड्स के ट्रेंड्स हैं। बस ध्यान रखिए CO न्यूट्रल होता है जबकि CO2 एसिडिक होता है, SiO2 एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि यहाँ पे SiO2 भी होता है, वो भी एसिडिक होता है, GeO2 भी एसिडिक ही होता है। तो पहले 3 एसिडिक होते हैं, फिर एम्फोटेरिक होता है, राइट, और नीचे वाला भी PbO2 भी एम्फोटेरिक होता है। तो ध्यान रखिए, एक्स्ट्रा बात है। जब इस क्वेश्चन का आंसर तो देखने से स्पीडली आ चुका है, दैट इज केस बी। नेक्स्ट 12 की बात करते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन एट 927 डिग्री सेल्सियस इज दिस, व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ एट 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन M इंटू V, जो V होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया T, और बस अब हमने वैल्यूज डाल दी H, M और T। 927 को हमने केल्विन में चेंज करके 1200 रख दिया, राइट। और जो दूसरा केस है उसको हमने इसके साथ रिलेट कर दिया, लैम्डा नॉट या डैश मान लीजिए, H अपॉन M, और 27 को केल्विन में चेंज कर लिया, हमेशा केल्विन में ही करनी है कैलकुलेशंस, राइट। तो 300 रख दिया। बस अब दोनों को रिलेट करके हमने रेशियो निकाल लिया। जब हमने रेशियो निकाला तो पूछा था व्हाट विल बी इट्स वेवलेंथ, मतलब लैम्डा डैश पूछा है, तो लैम्डा डैश विल बी 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 पे यदि हम बात करें तो ग्रीन फ्यूल इज द फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्वियसली ग्रीन वर्ड जब यूज हो रहा है तो इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायो वेस्ट, राइट। ग्रीन फ्यूल इज अ बायोफ्यूल, इट इज डिस्टिल्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स, राइट। एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो इथेनॉल, राइट, इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड स्टार्च, और इथेनॉल को हम एज अ पावर अल्कोहल भी कहते हैं, राइट। ये पेट्रोल में मिक्स भी कर लेते हैं, राइट। तो कंबशन का स्पीड जो होता है इसमें तेज होता है तो एनर्जी ज्यादा मिलती है, तो ये भी एक अब हम कह सकते हैं कि डेराइव फ्रॉम द प्लांट्स। डीजल की यदि बात करें तो डीजल इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, कई सारे जो प्लांट्स होते हैं वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं से हम डीजल भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, राइट, ये ग्रीन फ्यूल्स ही हैं बिकॉज वी आर गेटिंग देम फ्रॉम बायो वेस्ट। इज इट ओके? तो इसके जो ऑप्शन में यदि हम डालना चाहें कि आप ग्रीन फ्यूल किससे बना सकते हैं, तो हम ग्रीन फ्यूल्स जो वेस्ट मटेरियल हमें मिल रहा है, राइट ना, प्लांट से जो वेस्ट हमें मिल रहा है या जो प्लांट्स खराब हो रहे हैं या टूट गए हैं, गिर गए हैं, उन सबको यूज करके, राइट, हम ये फ्यूल जनरेट करते हैं, राइट। दैट्स व्हाई ग्रीन फ्यूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायो वेस्ट। ओके, नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे आंसर मार्क कर देते हैं, दैट विल बी 2 लैम्डा। ओके, नाउ अब बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फर डाइन इन एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए गाइस, आपको ये बैलेंस करना आना चाहिए, और ये जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, राइट। तो ध्यान रखिएगा। देखिए सबसे पहले KMnO4 SO3 को ऑक्सीडाइज कर रहा है, एसिडिक मीडियम में KMnO4 हमेशा Mn2+ में जाता है, राइट, और SO3 जो है 2- वो SO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। अब सबसे पहले आप Mn के ऑक्सीजन स्टेट निकालिए, आपको निकालना आता होगा, राइट। 1 + x - 8 तो +7 आ जाएगी, यहाँ पे निकालेंगे तो +4, यहाँ पे निकालेंगे तो +2, और यहाँ पे निकालेंगे तो +6। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इन दोनों में आप डिफरेंस निकाल लीजिए। जब हम दोनों में डिफरेंस निकालेंगे ऑक्सीजन स्टेट का तो डिफरेंस आएगा 5 का, देखिए वो 5 मैंने यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट का डिफरेंस निकाले तो 4 और 6 का डिफरेंस होता है 2 का, करेक्ट। तो 5 और 2, राइट, ये डिफरेंसेस आ गए। अब जो डिफरेंसेस होते हैं उनसे अपोजिट जो सब्सटेंस है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका डिफरेंस 2 का है तो इसके आगे 2 रख दीजिए, और इसके आगे भी 2 लगा देंगे बैलेंस करने के लिए। लेकिन हमें वो प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो सीधा आंसर निकालना है तो हमारा निकल जाएगा, राइट। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका डिफरेंस 5 का था तो हम इसके आगे 5 लगा देंगे, राइट, और इसके आगे भी 5 लगा देंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो यहीं चल रहा है तो हम उसको वहीं से निकाल लेंगे। ओके, अब यहाँ देखिए, अब सीधा से जो रिलेशन आया है ये बस यहीं से अपना काम हो जाएगा। तो मैंने फिर बता देता हूँ, ऑक्सीजन स्टेट निकालिए पर मोल पे, राइट। तो +7 से +2 का डिफरेंस 5, और 4 से 6 का डिफरेंस 2 का डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है उसे अपोजिट सब्सटेंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रेशियो आपको मिल गया। यानी 5 मोल SO3 के लिए 2 मोल KMnO4 चाहिए, तो 1 मोल SO3 के लिए कितना चाहिए? 2/5, एंड योर आंसर इज 2/5। ओके, इस तरीके से आपका 2/5 आ गया, करेक्ट। तो थोड़ा सा आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग आना चाहिए, इससे क्वेश्चन थोड़े से स्पीडली हो जाते हैं।
15th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज पूछिए। देखिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यूज निकालने के लिए पहले बेंजीन, राइट। अब आप ये देखिए सी और सी के बीच में पूछते हैं हमेशा, दो एटम्स के बीच में, तो आपको ये तो पता ही पड़ रहा है कि एक बॉन्ड तो है ही है, सिंगल बॉन्ड तो है ही है, तो एक तो हमने लगा ही दिया। अब आप नोटिस कीजिए 3 बॉन्ड्स हैं, राइट, और बट कितने कार्बन में रहे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 आ गए। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 पाई बॉन्ड है और 6 कार्बन एटम्स के बीच में बट रहे हैं, तो 3 है और 6 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3/6 1/2 दैट विल बी 1.5, राइट। तो इन्होंने पूछा हाईएस्ट वैल्यू किसकी आएगी, एक एक करके निकालते हैं। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर यही होता है CO3 2-, राइट। एक बॉन्ड तो होगा ही होगा, और एक जो पाए है वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो 1 पाए इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3, इज डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग 3, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/3 इज 0.33, तो 1.33। थर्ड देखते हैं NO-। NO- का स्ट्रक्चर हमने ये बना लिया, NO और यहाँ पे माइनस, राइट, और ये 0, क्योंकि फॉर्मल चार्ट से अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 वैलेंस शेल में 5 होते हैं, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा आ रहा है तो -1 हो गया और 0। ये स्ट्रक्चर बनाने आपको आने चाहिए। ये स्ट्रक्चर हमने बना लिया और स्ट्रक्चर देख के हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, करेक्ट। आप अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो आप फिर इसको MOT से भी कर सकते हैं। MOT से अगर आप देख लीजिए, राइट, 6 7 इसमें है और इसके अंदर 8 है और एक माइनस भी है, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स का अगर काउंट करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8 + 8 16, करेक्ट। अब जब 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो बिल्कुल O2 जैसा केस हो गया, और O2 की MOT में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 2 आता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं SO4 2- की। अब SO4 2- की यदि हम बात करें तो ये SO4 2- का स्ट्रक्चर है, राइट। यहाँ पे देखा जाए सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो है, ये 1, और 2 पाई बॉन्ड्स 4 बॉन्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे SO बॉन्ड्स में, तो जब 2/4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5। तो अगर अब आप कंपेयर करें तो 1.5 1.33 2 एंड 1.5, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर NO का आने वाला है, राइट, NO- का आने वाला है, तो आंसर विल बी दिस। ओके, नाउ 16 पे बात करते हैं। देखिए गोल्ड और कॉपर से मिलकर एक क्रिस्टल बना हुआ है, अलॉय हो गया ये, राइट। जो गोल्ड है उसकी जो आपको लोकेशंस दी है, लैटिस साइड्स जो दी है वो दी है कॉर्नर्स, और आपको अच्छे से पता होगा जो कॉर्नर्स होता है वो 8 अदर क्यूब्स में शेयर्ड होता है, तो हम उसके लिए एक यूनिट सेल में अगर निकाले तो 1/8 × 8 करेंगे। और जो कॉपर दिया है उसकी लोकेशन दी है फेस सेंटर्स पे। फेसेस कितने होते हैं 6, और एक फेस 2 में शेयर्ड होता है, इसलिए हमने हाफ लगा दिया। बस अब हम रेशियो निकालेंगे तो 1:3 AuC3। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर ये देखें तो ये जो सेक्शन आपको नजर आ रहा है ये फेस है, तो फेस में देखिए ये हाफ सेक्शन नजर आ रहा है और हाफ सामने होगा, इसीलिए हम फेस से हमेशा हाफ पोर्शन लेते हैं। और जबकि अगर हम बात करें कॉर्नर की तो ये कॉर्नर है, देखिए एक ये वाला सेक्शन हो गया, एक ये हो गया, राइट, ये तो 2 है, करेक्ट, और एक ऊपर वाला हो गया, ये तो 3 आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन नोटिस किया जाए तो 2 आपको नजर आ रहे हैं, एक इसके सामने वाला होगा और एक इसके सामने वाला होगा, तो नीचे वाले प्लेन में ही 4 होंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक नीचे वाले फेज में इसके सामने वाला और एक इसके सामने वाला, 4, और ऐसे 4 ऊपर भी होंगे। तो जो एक कॉर्नर होता है वो कितनों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, करेक्ट। तो इसलिए 1/8 × 8, और जो फेज होता है वो 2 में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, 1/2 × 6, करेक्ट। तो इससे AuC3 फॉर्मूला आ जाता है। ये जो चीज आपको नजर आ रही है ये कॉर्नर्स हो गए, 4 ये रहे और 4 ये रहे, राइट, ये 8 कॉर्नर्स हो गए, 6 फेसेस बताएं तो 1 2 3 4 5 और 6 फेसेस। ओके गाइस, बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। 17th क्वेश्चन में देखिए तो BF3 ऑन रिएक्शन विद सोडियम हाइड्राइड प्रोड्यूसेस। ये क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम NCERT है, तो BF3 और NaMH रिएक्शन कर लेते हैं। Na और F एक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, राइट, या एक स्ट्रॉन्ग लैटिस रहेगा इसका, राइट, इसीलिए Na तुरंत F के साथ रिएक्शन करके NaF बना लेता है, राइट, और अब B और H आपस में जुड़ के B2S6, रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस्ड है, ये बन गया आपका डाइबोरेन, करेक्ट। तो B2S6 इज द आंसर, डाइबोरेन। लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा भी पता होना चाहिए, वो क्या है वो देखिए। एक तो कभी कभी ऑप्शन स्टेट में लोग गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखिए हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है बोरॉन से, करेक्ट। तो कभी कभी ऑप्शन स्टेट कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, इसलिए एक तो लिनस पॉलिंग स्केल पे आप ये चीज ध्यान रखिए। नंबर 2, जो डाइबोरेन होता है इसमें एक स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसे हम बनाना बॉन्डिंग कहते हैं, राइट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिए, राइट। बनाना बॉन्डिंग में B2S6 जो होता है ये BH3 है, आप इसको देखिए, ये भी एक BH3 है, करेक्ट। तो 2 BH3 है, लेकिन जब 2 यूनिट्स एक दूसरे के पास आती है, करेक्ट, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ये वाला बॉन्ड यहाँ पे भी शेयर होने लग जाता है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला ये यहाँ पे भी शेयर होने लग जाता है, तो 2 यूनिट्स आ जाती है पास में, और यहाँ जो चीज बन जाती है इसको हम डाइमर भी कहते हैं, डाइमर, राइट। अब यहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि यहाँ पे कितने टाइप के बॉन्ड्स हैं, तो एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी यहाँ पे 4 बॉन्ड्स ऐसे हैं
राइट। यहाँ पे 4 बॉन्ड्स ऐसे हैं जिनमें 2 ही सेंटर हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए इन दोनों के बीच में यदि देखा जाए, इसके और इसके बीच में तो 2 एटम्स हैं और इनके बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे ही 4 हो गए, राइट। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 बॉन्ड्स ऐसे हैं, कौन से, ये देखिए, ये वाला जिसमें सेंटर 3 नजर आएंगे आपको, 1 2 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ये 2 ही हैं, जबकि ये यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। इज इट ओके? तो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, फाइन। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स तो 2 ही हैं, लेकिन वो घूम कितने सेंटर्स के बीच में रहे, 3 के बीच में रहे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो डायबोरेन जो होता है उसके अंदर 4 बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ऐसे होते हैं जिनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। ओके, राइट। तो डायमर फॉर्म है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे तो 1 2 इसको भी सिग्मा कंसिडर करते हैं और इसको भी सिग्मा कंसिडर करते हैं, चारों को सिग्मा कंसिडर करते हुए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट। तो कॉम्पिटेटिव में इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, बनाना बॉन्डिंग पे भी क्वेश्चन आ चुका है, राइट। और ये क्वेश्चन इस बार आ ही गया। इज इट ओके? बोरेन्स के लिए जनरल फॉर्मूला ये दिया जाता है, आप याद रखेंगे तो काम का रहेगा काफी, BnHn+4, राइट। जैसे मैं जस्टिफाई कर देता हूँ, यहाँ 2 रखेंगे तो ये B2H6 एक बोरेन है, राइट। यहाँ 5 रख देंगे तो ये भी एक बोरेन है, यहाँ 6 रख देंगे तो 6 and 4 10, तो B6H10 ये भी एक बोरेन है। तो जो बोरेन्स होते हैं जनरली वो ये फॉर्मूला फॉलो करते हैं। ये डाइबोरेन है, 4 लग जाता है तो उसे टेट्राबोरेन कहते हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा टेट्राबोरेन का आपको स्ट्रक्चर बताया है, आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए इसका। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, राइट। इसमें बेसिसिटी पूछिए। बेसिसिटी का एक सिंपल सा रूल है, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, राइट। जनरली ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करता है, ध्यान रखिएगा, गैसियस फेज में। एक्वस फेज में बातें बदल जाती है। तो जनरली जब कुछ भी ना कहा जाए तो गैसियस फेज की बात होती है, राइट। अब हमसे पूछा जा रहा है बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए, तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो प्लस आई इफेक्ट है वो थर्ड में नजर आ रहा है, तो थर्ड सबसे आगे होगा, करेक्ट। और सबसे कम किस में होगा, जिसके अंदर लोन पेयर डोनेशन की बजाय, लोन पेयर के डोनेशन की बजाय वो रेजोनेंस में एंगेज हो जाए। तो रेजोनेंस में एंगेज वो एनिलीन में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है और ये रेजोनेंस में आ जाएंगे जीरो के प्लस आर इफेक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे कम अवेलेबल है डोनेशन के लिए। तो फर्स्ट सबसे कम और थर्ड सबसे ज्यादा, ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर आता है फर्स्ट सबसे कम और थर्ड सबसे ज्यादा, तो आपको सी ऑप्शन नजर आ रहा है। तो आपका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इज इट ओके? तो थर्ड सबसे ज्यादा, उससे कम सेकंड। देखिए सेकंड के अंदर अगर हम कहें तो सेकंड के अंदर 2 CH3 ग्रुप है, तो थोड़ा सा प्लस आई कम हुआ है। फिर उसके बाद फोर्थ में देखें तो अमोनिया, इसमें कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, राइट। और उससे कम देखें यहाँ, तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट तो दूर, कोई इफेक्ट भी नहीं है, बल्कि यहाँ तो लोन पेयर और रेजोनेंस में एंगेज हो गया, तो डोनेशन के लिए सबसे कम अवेलेबल है, इसलिए हमें ये ऑर्डर मिलता है। ओके गाइस, तो इस केस में हम आंसर मार्क कर देते हैं। इस केस में B2H6 आंसर। इससे ऊपर हमने आंसर AuC3 था, वो यहाँ मार्क कर देते हैं, और इससे ऊपर आंसर मार्क था, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। pH of the aqueous solution of magnesium hydroxide is 9. KSP magnesium hydroxide is this, then the concentration of magnesium ion in the solution is, राइट। तो ये क्वेश्चन है जनरल सॉल्विटी प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए सबसे पहले जिसका भी KSP आपको दिया होता है, राइट, उसी की आप इक्विलिब्रियम वाली जो रिएक्शन होती है वो लिख लीजिए। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दिया है, तो मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए वो रिएक्शन लिख लेता हूँ। तो क्या रिएक्शन सही है? राइट। KSP क्या हो जाएगा? KSP मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन और OH की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ हमें pH दिया है 9, तो pH कितना हो जाएगा? 14 - 9 is 5। और जब OH कंसंट्रेशन निकालनी हो तो 10 to the power minus pH करते हैं, तो 10 to the power minus 5 OH की कंसंट्रेशन आती है। बस अब हमें वैल्यूज पुट करनी है। KSP की वैल्यू -11, 10 to the power -11। मैग्नीशियम हमें कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन, और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन 10 to the power -5, जिसका स्क्वायर कर दिया। तो Mg2+ आयंस की क्या हो जाएंगे? 10 to the power -11 by 10 to the power -5 का स्क्वायर -10। सॉल्व करेंगे तो 0.1 विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट 20। हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, अब ये ग्राफ प्लॉट किया जा रहा है log T1/2 यानी T हाफ अगेंस्ट log A0, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट ऑर्डर क्या दिया है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो फॉर्मूला होता है, राइट, वो होता है 0.693/K, यानी T हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है T हाफ की, राइट। तो हम सीधा कह सकते हैं कि अगर आप ग्राफ प्लॉट भी करते हैं T हाफ और log A में, तो स्लोप 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि T इनिशियल कंसंट्रेशन के बदलने से T हाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्राफ बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी विद 0 स्लोप फर्स्ट ऑर्डर के लिए, करेक्ट। और ये ना पता हो तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इनिशियल कंसंट्रेशन पावर n-1। तो यहाँ अगर आप 0 ऑर्डर के लिए अगर ये क्वेश्चन करते तो 0
रखते यहाँ पे तो 0-1 करते, राइट, तो A0 ऊपर आ जाता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता। तो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती तो यहाँ स्लोप इस तरीके से चलता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता, इज इट ओके, ऊपर की तरफ जाता, फाइन। लेकिन जब फर्स्ट रखेंगे तो 1-1 0 हो जाएगा, तो पावर जब 0 हो जाएगी तो टी हाफ इनिशियल कंजर्वेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, तो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी स्लोप 0 के साथ। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आपको मिलता है वो सीधा बी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे बेसिक हाइड्रोक्साइड हमसे पूछा जा रहा है। अब सबसे बेसिक हाइड्रोक्साइड बताने के लिए सारे लैंथेनॉइड्स हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, आप हमेशा लैंथेनॉइड्स को लर्न कर लीजिए, जितना आप ये सीरीज याद रखेंगे उतना स्पीडली आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। बस ध्यान रखिए जो एलए होता है ये डी ब्लॉक का होता है, बस इससे स्टार्टिंग होती है, इसलिए हम इनको लैंथेनॉइड्स कहते हैं। फिर आप ध्यान रखिए जैसा लिखा है वैसा आप याद कर लीजिए, ला से पर नड पम सम ईयू जीडी तब डाई हो ई आर तम यब लू, इस तरीके से आप ध्यान रखिए। और अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो ये 14 आ जाएंगे, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के भी कई सारे क्वेश्चंस इजीली हो सकते हैं, जैसे कि EU F7 होता है, 7वें नंबर पे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 GD, ये भी F7 है, ये भी F7 है, जरूर ओके। डी में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइग्रेट करके आ जाता है, लेकिन ये तो 7 नंबर पे है ही है, तो इसके डी में 4F7 और 5D1 देख लीजिए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो F यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे F1 होता है, यहाँ पे F3 होता है और D 0 ही चलता है, F4 F5 F6 F7, करेक्ट। तो ये F7 हो गया, D 0 ही चल रहा है, ये भी F7 ही रहेगा, लेकिन D में 1 आ जाता है, नजर ओके। फिर जब आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे F9 हो जाता है, फिर ये F10 F11 F12 F13, ये F14 हो जाता है, और फिर लास्ट वाले में वापस D में आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे D में 1 है, यहाँ पे D में 1 है, राइट। और इसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो D में 0 है, तो आप ऐसे ध्यान रख लीजिए GD, आप इस तरीके से ध्यान रख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 GD है, तो इसके F7 और D1 होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हम बात करते हैं अभी तो यहाँ पे मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड की। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो बेसिसिटी का मतलब होता है ज्यादा ज्यादा बाई चांस फर्निश होना पानी में, और पानी में ज्यादा ज्यादा चांस तभी फर्निश होंगे जब ज्यादा ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तभी होगा जब कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। कोवलेंट कैरेक्टर कम तब होता है जब फजान्स रूल की कंडीशंस फॉलो ना हो। तो हम ये जानते हैं कि यहां से यहां जाने पर साइज कम होता है लैंथेनॉइड्स में, राइट। तो इन सब में से सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो इन सब में से सबसे बड़ा साइज देखा जाए तो La का होगा। कैटायन का साइज जितना बड़ा होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होता है, क्योंकि कैटायन का साइज जितना छोटा होता है, राइट, उतना ज्यादा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है, फाइन। तो यहाँ पे कैटायन जितना बड़ा होगा उसमें उतना कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा, यानी उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। तो लैंथेनम के हाइड्रोक्साइड्स में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, और सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा तो सबसे ज्यादा आयनाइज होगा, एक्वा सोल्यूशन में सबसे ज्यादा आयनाइज होगा तो सबसे ज्यादा OH फर्निश करेगा, और ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। और सीरीज में यदि आप देखें बाकियों को तो बाकी सीरीज में सब आ रहे हैं, ला आ गया, से नट पम सम यू, राइट राइट, तब SM भी आ गया, ये रहा SM, राइट, PR भी आ गया, ये रहा PR। तो सबसे आगे तो LA ही है, LA के बाद अगर देखा जाए तो फिर आपको PR मिल रहा है, PR के बाद देखा जाए तो SM मिल रहा है, करेक्ट, ये रहा SM, और फिर देखा जाए तो HO मिल रहा है। तो जो सबसे आगे होता है उसका साइज सबसे बड़ा और उसी में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, राइट। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, IPC नेम हमसे पूछा जा रहा है, ओके। IPC नेम सामने दिया हुआ है, इस तरीके से नेम्स दिए हुए हैं, उनमें हमें सर्च करना है। देखिए ये एग्जांपल है हमारे पास, राइट। सबसे पहले जो लीगेंड्स होते हैं उनको नाम देना होता है अल्फाबेटिकली, ये अमीन है, ये क्लोरिडो है, और ये नाइट्राइटो O या N में से एक होगा, क्योंकि N से स्टार्टिंग है तो नाइट्राइटो N। तो हम शुरू करते हैं टेट्रा अमीन, ये रहा देखिए टेट्रा अमीन, फिर C से क्लोरिडो, फिर N से जुड़ा है इसलिए नाइट्रेटो N, फिर मेटल का नाम कोबाल्ट, और अब ब्रैकेट में ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं कोबाल्ट की, और फिर लास्ट में काउंटर आयन लिखते हैं, तो काउंटर आयन क्लोराइड हो गया। अब कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे, X रख दीजिए, ये न्यूट्रल है, 4 है लेकिन न्यूट्रल है तो 0, प्लस 1 है -1 होता है, प्लस NO2 भी -1 होता है -1, और जो ये है ये भी -1 होता है। तो सॉल्व करेंगे तो कोबाल्ट की +3, और ध्यान रखिए जनरली कॉम्प्लेक्सेस में कोबाल्ट की या तो आपको +2 आएगी या +3 आएगी, लेकिन आप तो कैलकुलेट ही करें हमेशा, राइट। तो यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस में रोमन न्यूमरल्स में 3 लिख दिया, तो करेक्ट आंसर आपके पास यही हो गया। तो वैसे भी देखा जाए तो 3 ऑप्शन स्टेट जैसे आप निकाल लेंगे तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, 2 ही ऑप्शन आपके पास रहेंगे, ये और ये। अब इन दोनों ऑप्शंस में जब आप कंपेयर करेंगे, राइट, तो नाइट्राइटो ही लिखा हुआ है, ये मेंशन ही नहीं किया कि N से जुड़ा है कि O से जुड़ा है, इसलिए गलत हो जाता है और ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेस ऑफ अमोनिया विद सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लू और जेलेटिन गिव्स। देखिए ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो कहीं नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा ही है कि एनसीईआरटी से काफी कुछ आता है, काफी कुछ, राइट, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थोड़े से एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स पे भी होते हैं, तो ये कुछ ऐसा ही एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमें दे दिया है, राइट। देखिए ये रिएक्शन आपको याद रखनी होगी, अमोनिया एक्सेस में है,
हाइपोक्लोराइड, इनका हम नॉमेनक्लेचर जो है या सॉल्ट्स का जो नॉमेनक्लेचर है किसी और लेक्चर में देखेंगे। यहाँ देखिए NH3 NaOCl, करेक्ट। इससे जब रिएक्शन होती है तो NH2Cl बनता है, यहाँ देखिए, और NaOH। ये जो NH2Cl बना है ये एक्सेस है, इसीलिए वापस अमोनिया से रिएक्शन करके N2H5Cl बना लेता है, और जो N2H5Cl है वो N2H4 और HCl में टूट जाता है, करेक्ट। और ये जो N2H4 है यही आपका हाइड्रोजीन है, करेक्ट। तो मैं इन शॉर्ट बोलूंगा कि रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, राशिक प्रोसेस है, काफी फेमस है। इससे हम हाइड्रोजीन बनाते हैं, राइट। हाइड्रोजीन क्यों बनाते हैं उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा, सारी बातें देखेंगे, लेकिन रिएक्शन आपको ध्यान रखनी होगी। तो एक जनरल रिएक्शन है, आप ध्यान रख सकते हैं, अगर इन सबको मैं मिला दूं, इन सभी रिएक्शंस को, ये जो NaOH है और ये जो HCl है, ये रिएक्शन करके NaCl बना लेते हैं, तो इन सबको अगर मैं मिला दूं तो एक्चुअल रिएक्शन ये आ जाती है। तो NH3 प्लस NaOCl विल गिव यू हाइड्रोजीन, NaCl एंड H2O। ये हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन को बनाने का प्रोसेस है, राशिक प्रोसेस, काफी फेमस प्रोसेस है। हम क्यों बनाते हैं हाइड्रोजीन? देखिए पहले तो ये बात करते हैं कि ग्लू और जिलेटिन क्यों लिया आपने। देखिए ग्लू और जिलेटिन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ग्लू और जिलेटिन आप नहीं लेंगे तो यहाँ पे जो हाइड्रोजीन बना है ये, और जो ऊपर क्लोरोअमीन था NH2Cl, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करके तुरंत हाइड्रोजीन खत्म हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, और NH4Cl और N2 बन जाएंगे, तो आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। और इस रिएक्शन की रेट को स्लो डाउन करने के लिए हम ग्लू और जिलेटिन लेते हैं, क्योंकि ग्लू और जिलेटिन जो भी इस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाले जो हैवी मेटल आयंस होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। दे स्कैवेंज वेरियस हैवी मेटल आयंस व्हिच कैटलाइज द साइड रिएक्शन दैट आर हार्मफुल, फाइन। तो ये लेना बहुत जरूरी है, अगर आप ये नहीं लेंगे तो हाइड्रोजन की यील्ड कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई, राइट। नाउ हाइड्रोजन हम बनाते क्यों हैं? देखिए हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा यूज तो वर्ल्ड वॉर सेकंड में ही कर लिया गया था, किसमें? रॉकेट पावर्ड एयरक्राफ्ट्स में, राइट। एयरक्राफ्ट को स्पीड देने के लिए, राइट, जो रॉकेट्स के अंदर कंबशन किया जाता था वहां पे हाइड्रोजन को बर्न किया जाता था। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो N2 and twice H2 all it releases a lot amount of energy, lots of amount of energy is released during this process, और उसी एनर्जी को हम यूज कर लेते थे स्पीड बढ़ाने के लिए कंबशन से, रॉकेट्स लगाकर, राइट। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड से ही ये यूज होता आ रहा है, राइट, इसीलिए हम इसे रॉकेट फ्यूल भी कहते हैं, फाइन। तो ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ क्या चाहिए था, सिंपल अगर मैं कहूँ तो ये एक राशिक प्रोसेस था, और राशिक प्रोसेस की प्रिपरेशन होती है हाइड्रोजन के लिए, तो अपना सीधा आंसर ये हो जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें 24, राइट, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन R, राइट। गाइस इसमें मुझे ये डाउट लग रहा है कि इसमें देखिए ऑप्शन सेम सेम दे दिए हैं। देखिए ये वाला ऑप्शन अगर आप देखें और ये वाला ऑप्शन देखें तो सेम हो गया, ये देखें और ये देखें तो सेम हो गया, तो हम इनको तो छोड़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि होगा कैसे। देखिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये ट्रांसफॉर्म है, पेंटोइन की ट्रांसफॉर्म है, राइट। ये एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, और इसका जब भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, राइट, और ये एक सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है, राइट, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमेशा एनेंटियोमर का मिक्सचर्स होते हैं, राइट। अगर सिमेट्रिकल होती तो सिस और ट्रांस से अलग अलग प्रोडक्ट होते, वो आपने शायद पढ़ा भी होगा, राइट। एक रूल होता है, अगर सिस फॉर्म है एंटी एडिशन होगा, राइट, तो रेसिमिक मिक्सचर बनता है, तो कार होता है, एक टैम होता है, ट्रांसफॉर्म है, राइट, और एंटी एडिशन हो रहा है हेलोजन का, राइट, तो फिर मीसोफॉर्म बनती है, लेकिन वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए, यहाँ पे असिमेट्रिकल है, फाइन। तो इस केस में मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स ही बनेंगे। अब एनेंटियोमर्स की पहचान ये होती है कि जो भी आपको फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, उस फिशर प्रोजेक्शन में जो स्टीरियो सेंटर्स हैं उनमें दोनों का जो RS नॉमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो दोनों सेम सेम आने चाहिए, तो RR आते हैं, राइट, जैसे ये RR और ये RR आता है, तो मतलब ये एक मतलब ये एक स्टीरियो आइसोमर है, और इसकी मिरर इमेज जब आप बनाएंगे तो वो SSSS हो जाएगी, राइट। तो बस अभी तो ये ध्यान रखिए कि ये असिमेट्रिकल एल्कीन है, और इसके केस में हमेशा एनेंटियोमर्स आते हैं, और एनेंटियोमर्स का पता कैसे लगाते हैं कि जो दो स्टीरियो सेंटर्स हैं यहाँ सामने दिए हुए हैं उनका RS कॉन्फ़िगरेशन जो भी आएगा वो सेम सेम आना चाहिए, RR आना चाहिए। अगर एक R और एक S आ रहा है तो एनेंटियोमर्स कैटेगरी के नहीं होते, ओके। तो ये एनेंटियोमर्स ही आएंगे, तो या तो ये RR होंगे और मिरर इमेज ले लेंगे तो SS आ जाएगा, करेक्ट। तो ये, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ R और S आ जाता है, तो इस केस को हम एनेंटियोमेरिक केस में नहीं रखेंगे, फाइन। तो यहाँ पे RR होना जरूरी है, तो ये भी R है और ये भी R है, मिरर इमेज लगा देंगे तो SS आ जाता है। दैट्स व्हाई एनेंटियोमेरिक फॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर ये होता है, लेकिन ये और ये भी सेम ही है बिल्कुल, तो हम इसको भी मान सकते हैं, राइट। तो दो आंसर्स हो जाते हैं, लेकिन हमें एक ही करेक्ट देना है तो हम इसी को ले लेते हैं, नहीं तो ये भी आंसर सेम ही आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं 25, ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस इन द कंपाउंड्स। हाइड्रोलिसिस पूछा है और ये सारे के सारे एसिड के डेरिवेटिव्स हैं, इसमें एक डेरिवेटिव आया नहीं है, वो मैं लिख देता हूँ। एक जो डेरिवेटिव है वो है यहाँ पे CH3CONH2, ये फोर्थ हो गया है, करेक्ट है। यहाँ पे बात करते हैं, अभी हमसे पूछे ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन पूछिए। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, सब डेरिवेटिव्स हैं, ये एसिड क्लोराइड है, ये एनाइड्राइड है, राइट, ये एस्टर है और ये अमाइड है।
इनमें फिक्स्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है, आप याद रख लीजिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एसिड क्लोराइड, उससे कम एनहाइड्राइड, उससे कम एस्टर और उससे कम अमाइड, राइट। इन पे जो रिएक्शन होती है नॉर्मली वो न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को ही अटैक कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस में भी देखा जाए तो OH माइनस ही अटैक करेगा, राइट। तो इनका ऑर्डर ये आप याद रख लीजिए, राइट। ऑर्डर याद रखने में मैं बता भी देता हूँ कि सबसे तेज एसिड क्लोराइड क्यों सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। देखिए, जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, करेक्ट। अब जितना ज्यादा प्लस चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पे, उतना तेजी से ही न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा बनी रहती है क्योंकि जो Cl इसके साथ जुड़ा है उसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर डोनेट करके प्लस चार्ज डेंसिटी कम कर सकता है, करेक्ट। लेकिन ये 2p को बिलोंग करता है और ये 3p को बिलोंग करता है, तो साइज डिफरेंसेस हो गए p ऑर्बिटल के, तो इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसीलिए इस पे डेफिशिएंसी बनी रहती है और उसका फायदा न्यूक्लियोफाइल उठाकर इस पे तेजी से अटैक कर देता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे फास्ट होता है। सबसे लीस्ट होता है अमाइड्स में। आप समझ गए होंगे, आंसर सेम है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब ये भी 2p को बिलोंग करता है और ये भी 2p को बिलोंग करता है, तो साइज सेम है, तो लोन पेयर इफेक्टिवली यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और इसकी डेफिशिएंसी पूरी कर दी जाती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक स्लो हो जाता है, इसलिए अमाइड सबसे धीरे रिएक्ट करते हैं। इसी तरीके से हम एनाइड्राइड और एस्टर को भी समझा सकते हैं, लेकिन इतना सब समझाने के बजाय जब भी डेरिवेटिव्स के ऊपर बात आए तो अब ये ऑर्डर याद रखिए, क्लोराइड सबसे तेज और अमाइड सबसे धीरे रिएक्ट करते हैं और बीच में एनाइड्राइड और एस्टर्स, राइट। तो इस हिसाब से अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर आ जाना चाहिए सबसे तेज जो आना चाहिए क्लोराइड, यानी फर्स्ट सबसे तेज आ जाने चाहिए, और अमाइड जो फोर्थ है वो सबसे कम आ जाने चाहिए। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन कहाँ आपको मिल रहा है, तो फर्स्ट ही केस है, इज इट ओके। यहाँ देखें तो फर्स्ट केस में ही फर्स्ट सबसे तेज आ रहा है, उससे कम सेकंड आ रहा है, इज इट ओके। एनाइड्राइड उससे कम एस्टर्स और उससे कम, राइट। नेक्स्ट, द बोरेक्स बीड इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। देखिए, बोरेक्स बीड की अगर हम बात करें तो बोरेक्स बीड जो होता है वो किसकी वजह से बनती है, बीट किसकी वजह से बनती है, तो सीधा सा क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें सीधा याद भी रखना होता है कि मेटाबोरेट्स की वजह से ये काम होता है। तो आंसर तो हम सीधा दे सकते हैं कि मेटल मेटाबोरेट्स, राइट। अब होता क्या है वो देखिए ये बोरेक्स है, जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो उसे वाटर उड़ जाता है और Na2B4O7 बन जाता है, एनाइडस कैटेगरी होगी, राइट। अब Na2B4O7 को जब आप हीट करते हैं तो दो चीजों में कन्वर्ट होता है, NaBO2 और B2O3, इसी से बीड बनती है, राइट। उसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, करेक्ट। तो अब यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं उसमें सोडियम मेटाबोरेट हमें नजर आ गया, मेटल के जो मेटाबोरेट्स हैं वो, तो मेटल मेटाबोरेट इसका आंसर हो गया, राइट। अब जो बीड होती है वो जनरली मेटल ऑक्साइड्स को पहचानने का काम करती है, तो इस बीड को ऊपर जब हम ये कोई भी मेटल का ऑक्साइड यूज करते हैं तो एक स्पेसिफिक कलर की फ्लेम आती है, राइट। उससे हम पहचान जाते हैं कि वो किस मेटल का ऑक्साइड है। तो यहाँ पे अगर CuO की इस बीड के साथ या बीड पर इसको रखकर फ्लेम टेस्ट किया जाए तो ग्रीन कलर की फ्लेम आएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CuBO2 होल ट्वाइस। जो BO2 है उस पर एक माइनस है, तो एक प्लस एक माइनस Na+, और कॉपर पे 2 प्लस है, इसलिए BO2 के 2 यूज हुए, ओके। मैं आपको एक चीज और नहीं बताता हूँ, आप वो भी सुनिए। जनरली आपने सुना होगा एसिड्स के नाम के आगे ऑर्थो वर्ड सुना होगा आपने, करेक्ट। मेटा भी सुना होगा, पैरा नहीं सुना होगा, राइट। तो ये जो ऑर्थो और मेटा वर्ड यूज होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के आगे, इनके पीछे लॉजिक है फॉर्मल कंटेंट ऑफ वाटर, राइट। इसके अंदर जिसमें सबसे ज्यादा कंटेंट होता है वाटर का, उसे ऑर्थो लगा देते हैं, और उसमें जब वाटर कंटेंट थोड़ा कम हो जाता है तो अब जो चीज बनती है उसके आगे मेटा लगा देते हैं, और अब जो चीज बनी उसमें अगर बिल्कुल वाटर कंटेंट नहीं है तो फिर वो एनाइड्राइड हो जाता है। देखिए H3BO3 इज ऑर्थोबोरिक एसिड, हीट किया, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए, तो H2 अगर चला जाएगा तो HBO2 बचेगा, तो इसके आगे हमने लगा दिया मेटाबोरिक एसिड। अब इसको भी यदि हम हीट करें तो H और O ऑप्शन है अभी वाटर निकलने का, तो अगर हम H2O निकाल दें, राइट, तो B2O3, या तो आप ये मान लीजिए थोड़ी देर 2O, तो H2O बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, B2O3, राइट। लेकिन बैलेंसिंग के हिसाब से सोचो तो B2O3, इसके हिसाब से सोचो तो हाफ, तो इसमें से भी वाटर निकल गया, राइट। तो फर्स्ट केस से जब वाटर निकला मैक्सिमम जो ये एसिड है, तो इससे ऑर्थोबोरिक एसिड, क्योंकि कंटेंट सबसे ज्यादा था, इसमें अभी भी कंटेंट बचा है लेकिन इससे कम है, तो ये मेटाबोरिक एसिड हो गया, और इसमें बिल्कुल भी नहीं है, तो अब जो चीज बनी वो एनाइड्राइड कहलाती है, ओके। नेक्स्ट देखिए, राइट, यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं अ सैंपल ऑफ गैस कॉन्ट्रैक्ट्स बाय 1 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 0.1 atm while 5.13 joules heat is lost to the surrounding. The change in the internal energy U of the system. सबसे पहले इंटरनल एनर्जी पे बात कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला जानते हैं del U इक्वल्स टू Q प्लस W, राइट। हीट लॉस हुआ है, राइट ना, हीट का लॉस हुआ है तो माइनस Q हो गया, तो जो भी वैल्यू है वो माइनस में लेंगे, माइनस 5.13, तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे माइनस 5.13 लेंगे। अब बात करते हैं W की, W होता है माइनस P del V, माइनस P, प्रेशर 0.1 दिया हुआ है और वॉल्यूम कंप्रेस किया है आपने, तो बाद वाला ज्यादा था और पहले वाला कम है, इज इट ओके। तो बाद अगर हम ये देखें कि जो, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, कंप्रेस कर रहे हैं तो जो जहां से आपने शुरुआत की वो ज्यादा है और जहां आप लेकर आए कंप्रेस करके बाद में वो कम है, तो ये जो सेक्शन है ये नेगेटिव में आएगा और यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो ये मिलकर ये सेक्शन पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 0.1
और जो चेंज आया है वो -1 का हो गया, राइट। तो ये 0.1 लीटर एटीएम। अब लीटर एटीएम को अगर हम जूल्स में चेंज करें तो 101.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जूल्स में आंसर आ गया, राइट, क्योंकि ये भी जूल्स में था तो हमें जूल्स में लाना जरूरी था। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आंसर विल बी 5 जूल्स। ओके, तो ये आंसर विल बी दिस। नाउ अगर हम बात करें 28 की, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आईयूपीएसी नेम ऑफ द एल्कीन देना है, और जब हम उसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें ये 3 कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं, राइट। तो आईयूपीएसी नेम बताइए उस एल्कीन का। गाइस इसके लिए एक ट्रिक होती है। सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड, आप फॉर्मल्डिहाइड लिख लीजिए, बस कोशिश कीजिए कि जो O है वो इस तरीके से सामने की तरफ आए। फिर दूसरा हमसे कह रहे हैं एसिटल्डिहाइड, और ये कह रहे हैं 1,3 प्रोपेन डायल। डायल मतलब कि 2 साइड पर है तो इसको हम बीच में लिखेंगे, यानी मैंने बीच में लिखा प्रोपेन डायल। देखिए प्रोपेन और इधर भी CO ग्रुप लगा दिया तो प्रोपेन डायल हो गया, करेक्ट। और एक है एसिटल्डिहाइड CH3CHO। बस मैंने एक कोशिश की है, सारे ऑक्सीजन आमने सामने रखें। अब आपको एक काम करना है, इन ऑक्सीजन को गायब कर देना है और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड से इनको लिंक कर देना है। तो देखिए CH2 और इसके बाद सीधा CH, ये रहा CH, इसके बाद ये रहा CH2, ये रहा CH, और फिर इनको फिर डबल बॉन्ड से लिंक कर दिया तो ये डबल बॉन्ड से लिंक हो गया, और फिर ये पीछे CH3 आ गया, राइट। तो सीधा कंपाउंड आपके सामने आ गया। और बस अब आप इसको देख लीजिए, तो हेक्सा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए ये लगा देंगे 1 और 4 पोजीशन डबल बॉन्ड है तो हेक्सा 1,4 डाइंग। तो ये आंसर विल बी दिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 29। Which of the following will be the most stable diazonium salt? देखिए मोस्ट स्टेबल डायजोनियम सॉल्ट पूछा है। स्टेबल तभी होते हैं जब रेजोनेंस हो जाए। ये बेंजीन डायजोनियम का स्ट्रक्चर है, फाइन। अब इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है, जैसा मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाए, राइट, तो इस पे एक पॉजिटिव और, लेकिन जब ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, एरो का डायरेक्शन हमेशा वन साइडेड रहता है, ये आगे जा रहे हैं तो ये इधर आ जाए, राइट, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और वापस जो 2 प्लस आए थे वो एक ही प्लस में रह जाएगा, करेक्ट। और ऐसे भी डाउट हो तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 5 होते हैं, 4 है तो +1 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6, 5 होते हैं, 4 है तो -1 ही आएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है, कॉन्जुगेशन है, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो कॉन्जुगेशन की वजह से रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस की वजह से सिस्टम स्टेबल हुआ। तो हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि बी आंसर होगा, C6H5N2X-। तो क्वेश्चन इज बाकी क्यों नहीं आंसर हो सकते? देखिए यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहाँ पे भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, और यहाँ पे भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, दैट्स व्हाई। ओके, तो दिस इज बेंजीन PD, बेंजीन डायजोनियम आयन, ओके, स्टेबल। 30 पे बात करते हैं, which is not true about, ये अबाउट होगा, है ना। व्हाइट फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस के लिए क्या चीज ट्रू नहीं है? देखिए व्हाइट फास्फोरस आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये स्ट्रक्चर है, देखिए P इस तरीके से P को जोड़ देते हैं, और या फिर आप यहाँ देख लीजिए P और ये P है, 4 P एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, राइट। यहाँ पे देखा जाए तो कितने PP बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो 1 2, राइट, ये 3 हो गए ऊपर वाले। अब ये देखिए 4, ये 5 और ये 6, तो 6 PP बॉन्ड्स हैं। हर फास्फोरस पे 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें से 3 ही काम में आए, तो एक लोन पेयर होगा, सब पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, राइट। और रिंग स्ट्रेन होता है 60 डिग्री का, इसीलिए ये हवा के कांटेक्ट में आते ही व्हाइट फास्फोरस आग पकड़ लेता है। इसलिए व्हाइट जो फास्फोरस होता है उसमें वो हम फास्फोरस बॉम्ब्स में भी यूज करते हैं, और अमेरिका ने सीरिया पे अटैक भी इन बॉम्ब्स के थ्रू किया था, फास्फोरस बॉम्ब्स के थ्रू, क्योंकि हवा में आते ही बहुत तेजी से एक्सप्लोड करते हैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, फास्फोरस ऑक्साइड्स बनाते हैं, फास्फोरस के ऑक्साइड्स बनाते हैं, राइट। तो वो चीज एक अलग हो गई, पहले हम यहाँ बात करते हैं। तो ये कह रहे हैं 6 PP सिंगल बॉन्ड्स, बिल्कुल सही है। 4 PP सिंगल बॉन्ड्स, ये बिल्कुल गलत हो गया, और इन्होंने हमसे गलत ही पूछा है। 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल 4 नजर आ रहे हैं, और PP एंगल 60 डिग्री का होता है, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ 31st, अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद NaBr टू फॉर्म अल्काइल ब्रोमाइड बिकॉज। अल्कोहल NaBr से रिएक्शन करके अल्काइल ब्रोमाइड क्यों नहीं बनाता? मतलब हम सीधा सा कह सकते हैं कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा। अब सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि OH स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है और Br बेटर लिविंग ग्रुप है, बस इतना आप ध्यान रख सकते हैं, राइट। अगर आप देखें एसिडिटी अगर आपको चेक करनी हो तो देखिए लेफ्ट राइट चलने पे कार्बन का हाइड्राइड देखिए तो CH4, इसका हाइड्राइड देखिए तो NH3, इसका हाइड्राइड देखिए तो H2O, फिर HF। तो लेफ्ट राइट जाने पर, करेक्ट, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है एसिडिटी बढ़ती जाती है, फिर अप टू डाउन जाने पर जैसे साइज डिफरेंस बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो ये ऑर्डर तो आपको याद ही रखना है, राइट। अब इसमें देखा जाए तो H2O और इसको अगर हम कंपेयर करें तो HBr काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जो इसका बेस होगा कॉन्जुगेट वो काफी वीक होगा, राइट। तो Br एक वीक बेस है और OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, नंबर 1। नंबर 2, Br एक बेटर लिविंग ग्रुप है साइज बड़ा होने की वजह से, राइट। तो OH का R से जुड़ा रहना एक स्टेबल सेक्शन हो गया, हम ये कह सकते हैं। और Br OH को हटाकर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि OH इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन Br। तो इसीलिए बेटर न्यूक्लियोफाइल से R जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम Br का अटैक इस पे फिजिबल नहीं मानेंगे, और R OH से जुड़ा रहेगा और यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा,
करेक्ट। तो ये देखा जाए तो बेसिसिटी के मामले में और न्यूक्लियोफिलिसिटी के मामले में, दोनों के मामले में OH आ गए, इसलिए Br इसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाता। और Br बड़ा साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्टेबलाइज भी कर पाता है अपने ऊपर, इसलिए ये बेटर लिविंग ग्रुप भी होता है। तो अगर ये यहाँ होता, Br यहाँ होता मान लीजिए, और यहाँ पे अगर NaOH से अटैक हो रहा होता और यहाँ पे Br होता, तो तुरंत सब्स्टिट्यूशन हो जाता और यहाँ ROH बन जाता, लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं। ओके, और ध्यान रखिए बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी में छोटा सा डिफरेंस होता है। बेसिसिटी का मतलब होता है टू अटैक ऑन H+, और न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है टू अटैक ऑन एनी आयन कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। जनरली हम कार्बन पे अटैक मानते हैं जनरली, राइट। तो बेसिसिटी का अटैक केवल H+ पे माना जाता है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी में अटैक होता है किसी भी स्पीशीज पर जिसमें पॉजिटिव साइन हो, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर कार्बोकैटायन पे। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा Br is strong base then NaOH, no, OH is a strong base then Br, D option. Now 30 सेकंड देखते हैं। Which is the correct order of size? देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा था कि वो सीरीज याद होनी चाहिए। ला, से, पर, नड, पम, सम, EU, तब, TY, डाई, DY, तब TV, हाँ DY, और फिर YB और फिर LU, राइट। तो अगर हम देखें तो जो ऑर्डर है ला, से, पर, नड, पम, सम, EU, TB, डाई, हो, ER, TM, YB, LU। तो इस सीरीज में अगर आप देखें तो CO सबसे आगे हो गया, YB इससे पीछे है, और LU तो और पीछे है। तो यहाँ से यहाँ जाने में साइज डिक्रीज होता है, तो देखिए साइज रेगुलरली डिक्रीज ही हो रहा है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको ध्यान रहेगा। साथ में इन्होंने मिला दिया है टिन को। अब टिन के साथ क्या किया जाए, तो देखिए टिन का एटॉमिक नंबर दिया है 50, करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ दी है कि जो 10 है उस पर 2+ है और बाकी सब पे 3+ है। और आपको अच्छे से पता है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है साइज उतना नीचे चला जाता है, करेक्ट। ऑलमोस्ट पॉजिटिव आने का मतलब होता है साइज ऑलमोस्ट, न्यूट्रल से पॉजिटिव आ जाता है तो ऑलमोस्ट हम ये मानते हैं कि साइज आधे के आसपास पहुंच जाता है। तो 2 से 3 में भी काफी अच्छा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले 3+ को हमने एक साइड में रख दिया और 2+ को सबसे आगे रख दिया, और जब 2+ सबसे आगे आ गया और बाकी सारे सबसे पीछे हो गए, इज इट ओके? तो बस फिर तो ऑप्शन कोई और बचता ही नहीं है। से, YB और LU का तो ऑर्डर मैंने आपको याद रखना बता ही दिया है कि आपको याद ही रखना होगा, करेक्ट। तो C, YB, LU और सबसे आगे 10। तो इस ऑप्शन को यदि आप देखें तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे YB, LU। तो योर C विल बी योर आंसर। फाइन, मैंने यहाँ पे रेडियस कंपेयर भी कर दिया। देखिए नॉर्मल में देखेंगे तो 10 छोटा है और C ही बड़ा है, आप देख सकते हैं। लेकिन मामला सार, क्योंकि ऑब्वियसली ये अगर देखा जाए तो अलग शेल का है, और इसको देखा जाए सीरियम को देखा जाए तो ये नीचे वाली शेल में आ गया है ना। अगर हम देखा जाए तो जो सीरियम है, राइट, ये हो गया आपका 6th पीरियड में, फाइन। और जबकि ये जो है 10 जो है ये आपका है 5th पीरियड में। ओके, तो बात की जाए 5th पीरियड का से 6th पीरियड में आएंगे तो साइज तो बड़ा ही होगा, तो साइज बड़ा ही है। ओके, लेकिन जब आयंस बन जाते हैं, राइट, तो फिर देखिए साइज इसका बड़ा और इसका छोटा हो गया, क्योंकि इस पे 3+ है और इस पे 2+ ही है। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट, Which of the following does not produce any gaseous product when reacted with water? ये बिल्कुल डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, राइट। अगर हम पानी से इसकी रिएक्शन करें, राइट, तो किसमें कोई गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, देखने से नजर आ जाता है वाटर, राइट। तो कैल्शियम तो वाटर के OH- से जुड़कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H और N अमोनिया गैस रिलीज हो गई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H और कार्बन C2H2 एसिटाइलिन गैस रिलीज हो गई। ये इसको देख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और फॉस्फोरस और H फॉस्फीन गैस रिलीज हो गई। अब कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से मिलेगा तो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, नेचर से बेसिक होते हैं और पानी से रिएक्शन करके बेस बना लेगा हाइड्रोक्साइड, और कोई भी गैस रिलीज नहीं हो रही। तो आंसर विल बी CaO। ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से है क्वेश्चन। नाउ 34, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्वड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट, राइट। अगर हम बात करें अर्जेंटाइट की या सिल्वर के किसी और की या सिल्वर प्लस गैंग की, राइट, कुछ भी आप ले लीजिए, राइट। अर्जेंटाइट ले सकते हैं, इसका और है, या फिर सिल्वर विद गैंग भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लें, राइट। इसको हम NaCl डालते हैं, NaCl, ये इसके साथ रिएक्शन करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, अपने में डिसॉल्व कर लेता है और ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, करेक्ट। कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखिए Ag की जो ऑप्शन स्टेट होती है वो +1 और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, राइट। गैंग इसमें डिसॉल्व नहीं होता, अगर कोई और भी होता है तो वो भी इसके साथ रिएक्शन करके यही कॉम्प्लेक्स बना लेता है, करेक्ट। अभी जो कॉम्प्लेक्स बना आपके सामने, राइट, इस कॉम्प्लेक्स में हम जिंक डाल देते हैं। जिंक हाईली एक्टिव मेटल है, सिल्वर उतना ज्यादा मेटल नहीं है एक्टिव, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है। और जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, जिंक का तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4, जिंक का हमेशा, और ऑप्शन स्टेट +2 मेंटेन करनी होती है हमें, तो Na2ZnCnO4, और सिल्वर हमें वहां पे ऑब्टेन हो जाता है। इस केस में आपने बिल्कुल टेम्परेचर यूज ही नहीं किया, दैट्स व्हाई, और मेटल भी ऑब्टेन कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोमेटलर्जी।
तो हाइड्रोमेटलर्जी वर्ड तब यूज होता है जब आपको मेटल भी ऑब्टेन हो जाए और गर्म भी ना करना पड़े, सिंपल डिस्प्लेसमेंट टेक्निक से, राइट। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूज करते हुए अगर हो रहा है तो हाइड्रोमेटलर्जी, और थर्मोडायनेमिक्स यूज करके करते हैं तो पायरोमेटलर्जी। फाइन। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, यहाँ तो हमसे सिर्फ ये पूछा है कि जब आप सिल्वर के किसी और को या सिल्वर को किसी सब्सटेंस में डिसॉल्व कर देते हैं या किसी लिक्विड में या किसी ऐसे केमिकल में डाल देते हैं जिसमें गेन डिसॉल्व नहीं होता जबकि मेटल डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या कॉम्प्लेक्स बनता है सिल्वर का? तो सिल्वर का यही कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इनमें से अगर आप मैच करें, राइट, तो सोडियम साइनाइड से साइनाइड लिगेंड नजर आ जाने चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, तो वैसे आंसर हो जाता है। और नहीं तो सिल्वर की ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे भी देखे तो +1 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो आंसर विल बी दिस। नाउ 35 देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दो रिएक्शन, मतलब दो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज के हैं, करेक्ट, फ्यूचर प्रोजेक्शन है, राइट। अब ये पूछा जा रहा है कि ये इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो आप ध्यान से देखिए सब कुछ सेम है, राइट। अंतर केवल फर्स्ट पोजीशन पर है, और जब फर्स्ट पोजीशन पे अंतर होता है तो उनको हम एनोमर्स भी कहते हैं, करेक्ट, एनोमर्स। अगर आप इसको देखें तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, करेक्ट है, क्योंकि बाकी सब जगह तो सेम ही है, केवल यही चेंज हुआ है, तो मिरर इमेज नहीं है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है, और कायरल सेंटर तो ये है ही है। ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, और ऊपर से भी अलग होगा। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस को आप क्या कहते हैं? तो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस जो होती है, राइट, वो अगर हम देखें तो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है, और मिरर, हाँ मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है तो वो एनांटियोमर्स कहलाते हैं, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिरर इमेजेस ही नहीं है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी नहीं है। तो जब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ना हो, राइट, तो उन्हें डायस्टीरियोमर्स कहते हैं, करेक्ट। और मिरर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस अगर हो जाती है तो फिर उन्हें एनांटियोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये डायस्टीरियोमर्स है, क्यों? सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहे और एक दूसरे की मिरर इमेज भी नहीं है। तो हम यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, तो यहाँ मिरर इमेजेस नहीं है, तो नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है एंड नो मिरर इमेजेस, ना ये मिरर इमेजेस है एक दूसरे की और ना ये सुपर इम्पोजिबल है, तो ऐसे पेयर को हम डायस्टीरियोमर्स कहते हैं, ओके। और C1 पे पोजीशन पे डिफरेंस है, तो ऐसे केस में हम एनोमर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ओके। ग्लूकोज के जो अदर नेम्स होते हैं, राइट, वो होते हैं ग्रेप शुगर, डेक्सट्रोज। ग्रेप शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो राइपन ग्रेप्स होते हैं उनमें इसका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। डेक्सट्रोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, PPL को राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, ओके। नेक्स्ट यदि हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय एक्वस Br2? भाई कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता, करेक्ट, तो जिनमें भी कीटो ग्रुप होगा वो ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। तो फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता ही है, राइट, राइबोलोज में भी कीटो ग्रुप होता है स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो ये दोनों ही ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। जबकि गैलेक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इसको हमें देखना ही नहीं है फिर, राइट। मैनोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट, तो इसे भी नहीं देखना। फ्रक्टोज में नहीं होता लेकिन इसमें तो होता ही है, राइट। यहाँ देखें तो ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन हो ही जाता है क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो राइबोज का पता ना हो तो भी काम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पता होना जरूरी है। तो ये भी कीटोनिक ग्रुप है, ये भी कीटो ग्रुप है, और कीटो ग्रुप ऑक्सीडाइज ब्रोमीन से नहीं होते, तो आपका जो आंसर है वो ए हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे तो हमने मार्क कर ही दिया, राइट। और बाकी जो 3 पेयर है इनमें कहीं ना कहीं ग्लूकोज या एल्डिहाइड ग्रुप है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, करेक्ट। एक सेकेंड, तो देखिए फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप है, राइट, ओके। एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होना चाहिए, तो ये भी कीटो ग्रुप है, ये भी कीटो ग्रुप है, दैट्स वाई यहाँ पे अगर हम बात करें तो गैलेक्टोज में एल्डिहाइड हो जाता है, दैट्स वाई यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाता है और इसमें भी एल्डिहाइड होता है, ओके। तो दैट्स वाई फर्स्ट केस ही ऐसा है जो कि कीटो ग्रुप रखते हैं और ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, ओके। नेक्स्ट देखिए एक ग्राफ दिया हुआ है हमें, राइट, और पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्राफ बिल्कुल सही है। हमें सरफेस केमिस्ट्री से पता होना चाहिए कि जो केमिस ऑप्शन होता है, केमिकली जब चीजें सरफेस पे जुड़ती है तो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं, केमिकल बॉन्ड्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और एक्टिवेशन एनर्जी जितना आप टेम्परेचर देते हैं जल्दी अचीव होती है। इसीलिए केमिस ऑप्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से ये एड्सॉर्प्शन जो होता है ये बढ़ता है पहले, राइट। अब क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, करेक्ट, तो और ज्यादा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो अब ये जो केमिस ऑप्शन है ये कम होने लगेगा, क्योंकि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स डायरेक्शन में जाने लगती है। लेकिन केमिस ऑप्शन पहले बढ़ता है, राइट, और फिर कम होता है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी अचीव होती है इसलिए बढ़ता है, और उससे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सोथर्मिक नेचर होने की वजह से कम होने लग जाता है। तो केमिस ऑप्शन के लिए जो ग्राफ होगा वो बढ़ के घटने वाला आना चाहिए, तो हमें 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स ऑप्शन। इसके अंदर सिंपल वंडरवॉल फोर्सेस बनते हैं जहां एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो यहाँ पे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे एक्सोथर्मिक नेचर होने की वजह से रिएक्शन डायरेक्टली डिसऑप्शन होने लगेगा और कम होने लगेगा। तो इसके अंदर रेगुलरली टेम्परेचर बढ़ाने से वैल्यू घटने लगेगी। तो अगर इन 2 बातों को मिलाएं तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन बैठता है, राइट। केमिस ऑप्शन बढ़ के घट रहा है और जो फिजिक्स ऑप्शन होता है वो रेगुलरली कम होता जा रहा है,
ओके नेक्स्ट 38 विच इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। देखिए ब्लिस्टर कॉपर कॉपर की मेटलर्जी में आता है, राइट। ये जस्ट रिफाइनिंग से पहले का केस है, मतलब कि हमें क्रूड जो कॉपर होता है, क्रूड सेक्शन जो होता है वहां पे हमें कॉपर मिलता है, तो ये 100% प्योर नहीं होता। तो अलॉय ऑफ कॉपर कहना बिल्कुल गलत है, राइट। ओर ऑफ कॉपर कहना भी बिल्कुल गलत है, प्योर कॉपर ये है नहीं। तो 98% कॉपर होता है और इसमें 2% इंप्योरिटीज में दूसरे मेटल आयंस भी होते हैं, दूसरे मेटल्स भी होते हैं, गोल्ड भी हो सकता है और सिल्वर होता है, जिंक होता है, कई सारे अदर मेटल की इंप्योरिटीज होती है। तो जो ब्लिस्टर कॉपर होता है वो 98% कॉपर होता है। ब्लिस्टर कॉपर जो होता है उसे ब्लिस्टर क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि देखिए ये सरफेस मैंने आपके सामने शो किया है, ब्लिस्टर्स मतलब फफोले जैसा हो रहा है, राइट। क्यों होता है? क्योंकि जब हमें कॉपर प्रोसेस के दौरान जब मिलता है तो इसमें से SO2 गैस भी लिबरेट होती रहती है, और उस SO2 गैस के लिबरेशन की वजह से देखिए इसका जो प्रोसेस होता है वो Cu2O और Cu2S ये आपस में रिएक्शन करके आपको कॉपर दे रहे होते हैं, राइट। और यहीं से SO2 गैस बाहर निकल रही होती है, राइट। तो अगर हम इसको बैलेंस कर दें तो ये 6Cu हो गया, राइट। और ये SO2 गैस बाहर निकलती रहती है, ये इम्प्योर ही है, इसमें इम्प्योरिटीज होती है, राइट। जो SO2 गैस बाहर निकलती रहती है, तो ये जो निकलती हुई SO2 गैस होती है ये इस 98% कॉपर के अंदर सरफेस पे ऐसा ब्लिस्टर अपीयरेंस दे देती है। ओके, तो आंसर होगा आपका 98% कॉपर। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखिए 39 which of the following set of quantum number describes the electron which is removed most easily from a potassium atom in its ground state। फाइन, देखिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो ग्राउंड स्टेट में जो इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इसका मतलब वो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। अब उसके लिए हमें सारी वैल्यूज बतानी है, तो हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यही आता है। एन की वैल्यू आप देख लीजिए 4 है, एस है, एस के लिए एल का वैल्यू क्या रखते हैं हमेशा 0, पी के लिए 1, राइट, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 होता है। और क्योंकि एस के लिए एम की वैल्यू 0 होती है, अगर आप पी की बात करें तो पी में तो 0 भी होती है, -1 भी होती है और +1 भी होती है, लेकिन एस के लिए तो 0 ही होती है। तो 4 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा और स्पिन कुछ भी हो सकता है। तो अगर इन सब बातों को अगर हम मैच करें तो ये आपको मिलेगा ऑप्शन 400 और 400 और ये, तो आपको ऑप्शन मिलता है डी, राइट। बात करते हैं पोटेशियम की, कुछ एक्स्ट्रा बात देख लेते हैं। जो पोटेशियम आयन होता है, राइट, इसकी हमारी बॉडी में भी पोटेशियम की काफी इंपॉर्टेंस होती है। ये हमारे जो इट हेल्प्स इन रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, मसल कंट्रैक्शन एंड नर्व सिग्नल्स, राइट। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है कॉम्पिटिटिव में, इसलिए ध्यान रखिएगा, राइट। और इट ऑल्सो रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्ट्रोक्स। तो इसलिए जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमें हाई पोटेशियम डाइट लेनी चाहिए। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं 40। हमसे कहा जा रहा है कि क्वेश्चन सिंगल चॉइस नोवलेक, अच्छा ठीक है, हमें इनकरेक्ट देखना है, करेक्ट है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं आया है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फाइन, देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो नोवलेक और रिसोर्सिनॉल इज अ लीनियर पॉलीमर एंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एडेसिव। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्शन करते हैं, करेक्ट, और आपको फिनॉल को ही एक्सेस में रखना होता है, अगर आप इसको एक्सेस में रखते हैं, ओके, तो नोवलेक बनता है और नोवलेक एक लीनियर पॉलीमर है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पेंट इंडस्ट्री में भी यूज होता है और एडेसिव बनाने में भी काम में आता है। अब जो नोवलेक बना उसी के अंदर फॉर्मल्डिहाइड का कंटेंट या इसी रेशो में अगर फॉर्मल्डिहाइड का कंटेंट अगर हम बढ़ाने लग जाएं तो फिर बैकेलाइट बन जाता है, करेक्ट। तो ध्यान रखिए, जब फिनॉल का कंटेंट ज्यादा रहेगा तो नोवलेक बनेगा, और जब फॉर्मल्डिहाइड का कंटेंट आप बढ़ाएंगे तो फिर आपको बैकेलाइट मिल जाता है, करेक्ट। तो बैकेलाइट इज अ क्रॉस लिंक पॉलीमर एंड यूज्ड इन मेकिंग स्विचेस एंड प्लग्स, करेक्ट है, ये फैक्ट है बैकेलाइट के बारे में, क्रॉस लिंक पॉलीमर ही होता है। ओके, नाउ नोवलेक इज प्रिपेयर्ड व्हेन P by F फिनॉल बाय फॉर्मल्डिहाइड रेशियो इज ग्रेटर देन 1। देखिए ये कह रहा है नोवलेक तब बनता है जब ये रेशियो P by F का रेशियो 1 से ज्यादा हो, मतलब P ज्यादा हो और F कम हो, P मतलब फिनॉल ज्यादा और F कम हो। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फिनॉल ज्यादा और जब फॉर्मल्डिहाइड कम होगा तो नोवलेक बनेगा, यानी बात बिल्कुल सही है, राइट। वेयर एज बैकेलाइट इज प्रिपेयर्ड व्हेन P by F रेशियो इज लेस देन 1, मतलब कि F ज्यादा होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड जब ज्यादा होगा तो बैकेलाइट बन जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, राइट। तो बात करते हैं फिर गलत क्या हो सकता है, तो ये गलत ये हो गया, नोवलेक इज प्रिपेयर्ड व्हेन ये, तो इसका उल्टा बोला जा रहा है, तो जो गलत हमें देना था वो ये हो जाता है। तो जो हमारे 40 का जो आंसर आएगा दैट विल बी डी, राइट, क्योंकि P by F 1 से कम नहीं होना चाहिए, नोवलेक के लिए P by F 1 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि P ज्यादा होना चाहिए तभी नोवलेक, और फॉर्मल्डिहाइड अगर आप बढ़ा दोगे तो बैकलाइट बन जाता है, राइट। नेक्स्ट देखिए 41 देखते हैं। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि एक सॉल्ट है, उसके H2O से रिएक्शन कर रहे हैं, व्हाइट PPT आ रहा है, व्हाइट PPT जो आ रहा है बेरियम क्लोराइड से, तो बेरियम सल्फेट का ही होता है, करेक्ट। क्वेश्चन में हिंट्स क्या दिए हैं, वो हमें हिंट्स दिए हैं कि पैरामैग्नेटिक है सब्सटेंस एंड कंटेन अबाउट 55% पोटेशियम। तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर है,
करेक्ट, सारे पोटेशियम के दिए हुए हैं और पैरामैग्नेटिक है। अब एक चीज का ध्यान रखिए, पैरामैग्नेटिक होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। और KO2 को यदि हम देखें तो K प्लस और O2 माइनस, मैं आपको पहले भी MOT बता चुका हूँ, ये MOT है, राइट। और O2 माइनस क्या बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और ले लीजिए, जब एक इलेक्ट्रॉन आप और ले लेंगे, राइट, तो यहाँ पे देखिए एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है, और जब अनपेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है तो नेचर से पैरामैग्नेटिक हो गया, तो ये सुपर ऑक्साइड आयन है, और सुपर ऑक्साइड ही पैरामैग्नेटिक होते हैं, करेक्ट। KO2, K2O की बात करेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 माइनस की स्टेट में, और 2 माइनस का मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये डायमैग्नेटिक ही हुआ। K2SO4 की यदि हम बात करें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, राइट, तो यहाँ पे भी कहीं पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और K2O2 पे बात करें तो O2 2 माइनस होता है, और जब O2 2 माइनस आप बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ जाएगा, तो ये भी डायमैग्नेटिक है, तो ये भी डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, ये भी डायमैग्नेटिक है, तो ये केवल एक ये ही पैरामैग्नेटिक है। तो इससे से आंसर डिसाइड हो जाता है कि KO2 ही होगा, राइट। तो KO2 में O2 माइनस है, सुपर ऑक्साइड आयन है, ये मैंने आपको बता दिया, ये ऑरेंज कलर का होता है, राइट। इसको हम सबमरीन्स में भी यूज करते हैं, जिससे कि ये वहां पे प्रेजेंट जो CO2 होता है उसको रिएक्ट करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। तो KO2 इज ऑल्सो यूज्ड इन सबमरीन्स आल्सो टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑक्सीजन। ये एक एक्स्ट्रा बात है, मैंने आपको बताई। और जनरली इससे रिलेटेड जो रिएक्शन है वो आप यहाँ देख सकते हैं, KO2 की H2SO4 से रिएक्शन करिए, राइट। तो यहाँ पे तो K2SO4 बन गया, H2O निकल गया और ओजोन बाहर चली गई। अब जो K2SO4 है बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करके BSO4 का व्हाइट PPT दे देता है। ओके, नाउ 42 देखते हैं। नाउ इस पे यदि हम बात करें तो यहाँ देखिए, ये कह रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ग्लाइसिन एट गिवन pH। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि ये ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है, और ये अगर एक H+ दे दे और ये H+ ले ले तो ये ज़्यूटरायन बन जाता है, करेक्ट। यहाँ पे H+ आ गया तो NH3+ और यहाँ CO-, फाइन। तो ये एक ज़्यूटरायन आपके सामने। अब जो ज़्यूटरायन होता है ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग जाएगा, जैसे एसिडिक मीडियम हो, pH 7 से कम हो तो H+ इस माइनस से जुड़ जाएगा तो ये आयन बन जाएगा, देखिए, राइट। तो कैटायंस मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, तो कैथोड की तरफ मूव करेगा। अगर आप बेसिक मीडियम डालें OH-, pH 7 से ज्यादा रखें, इज इट ओके जनरली, तो OH- है, तो OH- बेस है, तो ये यहाँ से इसमें से है ना H+ को खींच लेगा, और जब ये इसमें से H+ को खींच के H2O बना लेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ NH2 रह जाएगा, लेकिन CO- वहीं का वहीं रहेगा। तो यानी कि H+ लेंगे तो H+ इससे जुड़ जाएगा तो कैटायन बन जाएगा। OH- लेंगे तो OH- इससे H+ खींच लेगा, राइट, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और CO- मतलब ये बन जाएगा, ये एनायन बन जाएगा, एनायन मूव्स टुवर्ड्स एनोड, राइट। तो अभी कहा जा रहा है कि जब pH 2 हो तो क्या होगा, तो pH 2 होगा तो आप मतलब एसिडिक मीडियम में हो गए तो कैटायंस बनेंगे। तो देखिए ये वाला जो एग्जांपल है ये बिल्कुल सही है, करेक्ट। दूसरा B को बाद में लेंगे, 9th। अभी कह रहे हैं pH जब 9 हो तो क्या होगा, 9 पे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया है, राइट। अब बेसिक की यदि हम बात करें, बेसिसिटी की तरफ है, तो बेसिक मीडियम के अंदर ये चीज आनी चाहिए। देखिए जरा क्या ये चीज आ रही है, बिल्कुल ये चीज आ रही है, यानी ये भी सही हो गया, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है, राइट। अब एक और बात करते हैं, pH और ज्यादा बेसिक है तो यही चीज होनी चाहिए थी, लेकिन जब यहाँ देखा जाए और ज्यादा बेसिक में ये चीज आनी चाहिए थी, ये नहीं आ रही, तो इस हिसाब से इसका आंसर D हो जाता है, जो कि गलत है। अब बात करते हैं 6 की। देखिए जो 6 है वो इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, तो जो ये जो सब्सटेंस आपने बनाया इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है pH कितने पर, 5.97, मतलब 6 पर मतलब ये जो आयन है ये किसी की भी तरफ मूव नहीं करता और ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे 6 पे यही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी सही है। यानी कहने का मतलब जो ग्लाइसिन है उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कितने pH पर आता है, 5.96, मतलब 6 pH पर आता है, यानी 6 pH पर ये किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव नहीं करता, करेक्ट, मतलब कि ये इसी तरीके फॉर्मेट में रहता है। तो pH 6 पर इसी फॉर्मेट में रहता है, बिल्कुल वही फॉर्मेट लिखा हुआ है। अब 6 से आप कम की तरफ जाएंगे, राइट, एसिडिक की तरफ जाएंगे तो ये आ जाएगा, और 6 से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो फिर ये आ जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये नहीं आया, ये वाला नहीं आया, इसलिए ये गलत हो जाता है। ओके, बात करते हैं 43rd की। इन एन हाइड्रोजन एटम द ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम N3 to N3 to N = 2 if Rydberg constant is this wavelength of the emitted radiation। wavelength का हम सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये रहा 1/λ RZ² 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखें तो आप रख दीजिए एक वैल्यू N1 की 2 रख दीजिए, और N2 की जगह 3 रख दीजिए, R की जगह वही है, हाइड्रोजन है इसलिए 1 का स्क्वायर कर लिया, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 36 हो गया, डिफरेंस 5 हो गया, R वहीं का वहीं है, लेकिन हमें लैम्डा पूछा है तो लैम्डा लेंगे तो 36/5 R हो जाएगा, तो दैट विल बी आवर आंसर, करेक्ट। नाउ तो आंसर विल बी 36/5 आंसर, ये इससे ऊपर वाले में आंसर दे दिया। नाउ 44th, फॉर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय द सेंट्रल एटम। देखिए सेंट्रल ये हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए। सबसे पहले CO2 हम जानते हैं, ये रहा 2 सिग्मा की वजह से sp होती है, राइट, तो हमने यहाँ पे sp CO2 को ले लिया, CO2। दूसरा आना चाहिए sp2,
BF3 में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है। 3 सिग्मा बॉन्ड से sp2 आएगी तो BF3 विल बी द आंसर। सेकंड ऑप्शन आपका BF3 आ गया, राइट। क्योंकि यहाँ CO2 लेते तो यहाँ पे sp आती, बीच वाला sp नहीं है। H2 की sp3 होती है तो ये भी मैच नहीं होता, CO2 की sp होती है तो ये भी मैच नहीं होता, तो आपका आंसर तो यहीं से निकल चुका है, करेक्ट, BF3। अब H2 की आप जानते हैं 2 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3 होगी, जस्टिफाइड। और PCl5 में 5 सिग्मा बॉन्ड है, ओके 5, तो sp3d, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। तो हाइब्रिडाइजेशन से हम सीधा ही देख सकते हैं sp आना चाहिए पहला, तो H2 की तो sp3 होती है, CO2 की sp होती है, CO2 की sp होती है और ये sp3, तो 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, करेक्ट। फिर उसके बाद कह रहे हैं sp2 आनी चाहिए, राइट। वाटर की sp3 होती है तो BF3 ऑप्शन आएगा और मैंने यहाँ बता ही दिया, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, देखिए लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा है मुझे, क्योंकि ये बोला विच वन एक्ट एज रेफ्रिजरेंट, ये सभी के सभी रेफ्रिजरेंट है, राइट, सभी के सभी बैन हो रहे हैं, राइट, ओजोन लेयर को के लिए डेंजरस है ये, राइट, तो सभी के सभी रेफ्रिजरेंट है। लेकिन ये जो वाला है ना, ये कॉमनली यूज्ड है काफी, इसीलिए हम इसका ऑप्शन में अगर 4 में से एक ऑप्ट करना पड़े तो फिर हम इसको ले लेंगे, करेक्ट। लेकिन रेफ्रिजरेंट जो होते हैं वही चारों ही होते हैं। देखिए मैंने एक पिक्चर भी दिया आपको, रेफ्रिजरेंट 1,2 का मतलब यही होता है। तो क्वेश्चन इज कैसे पता पड़ा कि 1,2 है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ देख लीजिए। ये फ्रियॉन्स का नॉमेनक्लेचर है। देखिए जो भी फ्रियॉन्स होते हैं उसमें जितने कार्बन एटम्स होते हैं, राइट, उसमें -1 करके नंबर दीजिए, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसमें +1 करके दीजिए, और फ्लोरीन जितने होते हैं उतने रखिए, और क्लोरीन का कोई लेना देना नहीं है। अब आप हमें बताइए कार्बन कितना है, 1, तो एक कम कर दीजिए, तो क्या हो गया 0। हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो एक जोड़ दीजिए यानी 1, और फ्लोरीन कितने हैं 2, तो 2। तो इसलिए हम इसको कहते हैं F12, 0 को बताते नहीं, और F मतलब R12, R का मतलब होता है रेफ्रिजरेंट, और 12। जैसे इसका नाम देना है, कार्बन एक ही है तो एक कम कर दीजिए 0, एक भी हाइड्रोजन नहीं है एक जोड़ दीजिए 1, और फ्लोरीन कितने हैं 4, तो ये 4 आ गया। और कार्बन के लिए 0, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो 1, और फ्लोरीन एक है तो 1, ये 1 हो गया, तो R11 हो गया, राइट। कार्बन एक है तो एक कम कर दीजिए 0, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो एक जोड़ दीजिए तो 1, और फ्लोरीन 3 है तो ये 3, तो ये हो गया, 0 को ना बोलें तो R13, रेफ्रिजरेंट 13। तो तीनों ही रेफ्रिजरेंट हैं, चारों ही रेफ्रिजरेंट हैं, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड है तो उसमें हम CF2Cl2 कह सकते हैं, करेक्ट। तो इस तरीके से हमने अभी आपके सामने 45 क्वेश्चंस डिस्कस किए, ओके। अब इसको अगर हम आगे देखें तो देखा जाए तो इन 45 में से 30 क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे, डायरेक्टली एनसीईआरटी से। अगर आपने एनसीईआरटी डिटेल में पढ़ी होती या पढ़ी होगी या पढ़ रखी है तो 45 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो डायरेक्टली वहीं से थे, राइट। और 15 क्वेश्चंस थोड़े से एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर थे, जो कि हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो वो भी हो सकते हैं, करेक्ट। लेवल अगर इस पेपर का देखा जाए तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था। हम इसे इजी में भी नहीं रखेंगे और हार्ड में भी नहीं रखेंगे, ओके गाइस। आपको मैंने समझाया है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है। अगर डायरेक्टली हमें क्वेश्चन ही करने होते तो ये पेपर 45 to 50 मिनट्स के बीच में हो जाना चाहिए था, ओके गाइस, थैंक यू।